ठीक है। बेसिकली आज के लेक्चर में हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे जीरियाट्रिक असेसमेंट के ऊपर, और इसके बाद जो 2 लेक्चर होंगे मैम, हम उसमें कवर करेंगे होलिस्टिक एंड पैलिएटिव अप्रोचेस। ठीक है मैम। तो आज हम लोग इसे रिव्यू करने की कोशिश करते हैं। 1 मिनट में फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। ठीक है मैम, नाउ यू कैन रिकॉर्ड। शुभम आप रिकॉर्ड कर लीजिए। हाँ, तो आज हम लोग डिस्कस करते हैं जीरियाट्रिक असेसमेंट। बेसिकली मोर फोकस ऑन कॉम्प्रिहेंसिव जीरियाट्रिक असेसमेंट. To see here, comprehensive geriatric assessment, basically it's a multi-dimensional process. इसके अंदर एक पूरी टीम की ज़रूरत होगी, साथ साथ it will take some times. मतलब अगर हमें सारे components को assess करना है तो maybe it will take 1 hour, sometime 2 hours. So according to the needs, according to the variability of elderly peoples, हम इसे पार्ट में कर सकते हैं. मीन्स टुडे आज हम लोगों ने डेमोग्राफिक डेटा कलेक्ट किया या सम सब्जेक्टिव फाइंडिंग, नेक्स्ट डे के लिए आप शेड्यूल कर सकते हो फर्दर असेसमेंट प्लान. क्योंकि एक बार में ये सारी चीज़ें हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे, और हम इसमें अपने एस्पेक्ट से मोर फोकस ऑन फंक्शनल कंपोनेंट्स. बट फंक्शनल कंपोनेंट्स के अलावा बाकी जो और भी कंप्लेंट है उसे हम एक बार रिव्यू करने की कोशिश करेंगे. तो स्टडीज शोज दैट कॉम्प्रिहेंसिव जीरियाट्रिक असेसमेंट इज अ गोल्ड स्टैंडर्ड टूल टू असेस द जीरियाट्रिक पॉपुलेशंस. See here, geriatric assessment, how we can form the hypothesis for different problem or different symptoms. तो इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने कुछ चीज़ें डिस्कस की थी, बस उसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसे हमें थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करना होगा. तो जब भी हम जीरियाट्रिक असेसमेंट करेंगे तो इसके अंदर फर्स्ट थिंग्स मोर फोकस ऑन सब्जेक्टिव फाइंडिंग, नेक्स्ट वन इज द ऑब्जेक्टिव, एंड लास्ट वन इज द इवेल्युएशंस और क्लिनिकल रीजनिंग विथ लेबोरेटरी फाइंडिंग्स और अदर इमेजिंग स्टडीज जो कि पहले से अवेलेबल होगी. तो सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेंगे सब्जेक्टिव फाइंडिंग्स के अंदर. तो बेसिकली सब्जेक्टिव फाइंडिंग्स में आपको डेमोग्राफिक डेटा कैसे कलेक्ट करना है ये आपको पता है. सेकेंड कंपोनेंट ऑफ सब्जेक्टिव फाइंडिंग, फर्स्ट वन इज द डेमोग्राफिक डेटा, सेकेंड वन इज द कंप्लेन. तो वी शुड मोर एम्फेसाइज ऑन चीफ कंप्लेन एंड हिस्ट्री, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द हिस्ट्री. तो कंप्लेन के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो कंप्लेन होगा वो हम कैसे गैदर कर सकते हैं, कैसे उसका डेटा हमें मिलेगा. तो कंप्लेन के लिए 3-4 कंपोनेंट्स हमें ध्यान में रखना है. या तो हमें जो कंप्लेन होगी पेशेंट्स की वो डायरेक्ट पेशेंट्स हमें बता सकता है. सेकेंड वन इज विद द हेल्प ऑफ केयर गिवर्स, एंड थर्ड वन इज जो उनकी डिस्चार्ज समरी या प्रीवियस हेल्थ रिकॉर्ड्स होंगे उसके बेसिस पे. एंड फोर्थ वन इज बेसिकली फॉर फंक्शनल. हम क्या करते हैं कि कुछ टास्क हम खुद परफॉर्म करेंगे और पेशेंट से कहेंगे कि यू आर एबल टू परफॉर्म दिस और एनी डिफिकल्टी विद दिस. तो ये 4 जगहों से हम अपने डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं. मतलब फर्स्ट ट्राई टू फाइंड आउट द पेशेंट्स प्रॉब्लम्स, मोर फोकस ऑन फंक्शनल प्रॉब्लम, एक्टिविटी लिमिटेशंस, पार्टिसिपेशन रिस्ट्रिक्शंस. तो जैसा कि हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल में डिस्कस किया था कि एल्डरली पॉपुलेशन में बी सफरिंग फ्रॉम सम लोकोमोटर प्रॉब्लम, समटाइम बैलेंस प्रॉब्लम, समटाइम पेन प्रॉब्लम्स. तो उसे हमें फाइंड आउट करना है कि ये जो दिक्कत है कहाँ पे है, कितने ड्यूरेशन से है, और इसके जो कंसिक्वेंसेस हो रहे हैं उसकी वजह से एक्टिविटी फंक्शंस या पार्टिसिपेशन रिस्ट्रिक्शंस में क्या प्रॉब्लम्स हो रही है. तो चीफ कंप्लेन, मोस्ट ऑफ द टाइम्स एल्डरली पॉपुलेशंस में मल्टीपल चीफ कंप्लेंट्स होंगी. तो हमें ये प्रेफरेंस देना है कि कौन सी, किसको हमें ज़्यादा फोकस करना है उनके फंक्शंस के हिसाब से. अब जो आपकी हिस्ट्री होगी, हिस्ट्री के बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जो हम लोगों को पता है.
बट मैं आपको 5 पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ, 5 पॉइंट्स रिगार्डिंग द हिस्ट्री. वी शुड मोर फोकस ऑन दिस 5 पॉइंट्स. मीन्स जब हम पेशेंट से हिस्ट्री पूछेंगे, मरीज को सुनेंगे, उनसे व्हाट वेयर हाउ क्वेश्चंस करेंगे, तो आफ्टर एंड ऑफ द हिस्ट्री वी शुड एबल टू आंसर 5 क्वेश्चंस. मतलब हम अपने आप से 5 क्वेश्चंस के आंसर देने के एबल हों. जैसे फर्स्ट थिंग्स, we are able to find out which organ system is involved. मतलब हिस्ट्री के बेसिस पे जो पहला पॉइंट होगा, हमें ये फाइंड आउट करना है कि कौन सा सिस्टम इन्वॉल्व है. तो ये हम कैसे पता करेंगे? बेस्ड ऑन द सिम्टम्स. जो मरीज ने हमें कंप्लेन किया उसके बेसिस पे. तो मरीज का जो भी सिम्टम्स होगा, पेन है, वीकनेस है, व्हाटएवर, या कभी कभी कुछ कार्डिनल सिम्टम्स भी हमें मिल सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा भी हो सकता है कि एक बंदे ने कंप्लेन किया कि मुझे ग्लूटियल रीजन से लेके नी के नीचे तक पेन हो रहा है, और ये पेन आपका बढ़ कब रहा है? बेसिकली जब आप ज्यादा देर तक खड़े रह रहे हो या जब आप फॉरवर्ड बेंड कर रहे हो. मींस दिस पेन इंक्रीज विथ एक्टिविटी, साथ साथ डिक्रीज विथ रेस्ट और सम टाइम टेकिंग विथ मेडिसिन. तो ये क्या डिनोट कर रहा है? रेडिएटिंग पेन means neural irritations is presence, means PNS is involved, peripheral nervous systems, maybe at the level of lumbar vertebra. Sometime it may be some other reasons in the form of entrapment neuropathy. So means first try to find out which organ system is involved on the basis of some symptom and some cardinal symptom. Second example, कभी कभी ऐसा होता है कि मरीज को लोकोमोटर डिसेबिलिटी या लोकोमोटर डिसफंक्शन, डिफिकल्टी इन एम्बुलेशन, डिफिकल्टी इन वॉक. तो डिफिकल्टी इन वॉक मे बी ड्यू टू दिस फर्स्ट कंप्लेन, और सेकेंड कंप्लेन में बी योर पेशेंट सफरिंग फ्रॉम ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी. मेन कंप्लेन इज डिफिकल्टी इन वॉकिंग. जब मैं चल रहा हूँ मेरा दर्द बढ़ रहा है, ज्यादा देर तक खड़े हो रहा हूँ फिर भी दिक्कत हो जा रही, और जब मैं बैठ जा रहा हूँ मीन्स ज्वाइंट्स की लोडिंग कम हो रही है तो मुझे बड़ी जल्दी आराम मिल जा रहा है. ठीक है, तो ये बेसिकली क्या डिनोट्स कर रहा है कि हो सकता है कि आपके जॉइंट्स के अंदर दिस पेन इज ड्यू टू ऑस्टियोआर्थराइटिस ओरिजिन. और जो पहला वाला रेडिएटिंग पेन था, जब आपके मरीज ने रेस्ट किया तो इमीडिएट रिलीफ नहीं मिला, और इसका जो रेडिएशन था बेसिकली बिलो द नी. तो ये भी हमें जो हम पैटर्न रिकॉग्निशन या हम लोग पढ़ते हैं ना, जब किसी को डायग्नोज करते हैं तो एक तो आप स्पॉट डायग्नोसिस बनाते हो, फिर ऑन द बेसिस ऑफ योर एक्सपीरियंस पैटर्न रिकॉग्निशंस, या इसके बहुत सारे मॉडल्स की आप बात करोगे. तो अगर आप एक और एग्जांपल इसमें लेना चाहो तो ऐसा भी हो सकता है, सम टाइम आवर पेशेंट्स कंप्लेनिंग कि जब हम रेस्ट में हैं कोई दिक्कत नहीं हो रही है, लेकिन मैं जैसे चलना शुरू किया 2-4 कदम या मैं एक्सरसाइज करना शुरू किया, तुरंत मेरी मसल्स में पेन होने लगा. इट मीन्स ये एक्सरसाइज इंड्यूस्ड पेन है. ये डिनोट्स कर रहा है कि कहीं ना कहीं आपके वेस्कुलर सिस्टम्स का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, मसल्स के अंदर जो उसका न्यूट्रिशंस है वो प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंच पा रहा है. अच्छा, इसी तरह से कुछ और एक और एग्जांपल लेके हम लोग बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट्स में. फॉर एग्जांपल, इफ अ पेशेंट्स कंप्लेनिंग लैटरल चेस्ट पेन associated with dry cough, pain may be increase on coughing and deep breathing. तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है? मतलब ये जो पेन है हम ये समझ सकते हैं कि दिस पेन मे बी ओरिजिनेट फ्रॉम पल्मोनरी सिस्टम्स, मे बी ओरिजिनेट फ्रॉम कार्डियोवैस्कुलर systems, may be originate from musculoskeletal system in the form of Tietze syndrome, or sometimes some other metabolic disorders which involve the ribs. But here lateral chest pain associated with dry cough, pain increase on coughing and deep breathing, basically it denotes pleural effusion. So on the basis of history taking, first point is we are able to find out the organ involvement, which organ system is involved. Second answer, what pathological or pathomechanics is involved for these symptoms? It means basically
अब इसके जो सिम्टम्स हैं, इसके और भी कुछ कंसिक्वेंशियल सिम्टम्स आपको मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। तो इसके अंदर बेसिकली हम कब फाइंड आउट कर सकते हैं, जब ये डिजीज प्रोग्रेस होगी तो उसका जो प्रोग्रेसिव सिम्टम्स है, जो कंसिक्वेंसेज है, या यू कैन से दैट कॉम्प्लिकेशंस, ये भी हमें फाइंड आउट करना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल एल्डरली पीपल्स back to 10 years suffering from neck pain, only neck pain, not radiating pain. After few years, neck pain with morning stiffness. After few years later, he is complaining about the radiating pain, means radicular pain. After radiating pain or radicular pain without motor deficit. But after 2 to 3 years, now he is complaining some weakness in upper limbs, means motor system is involved, sensory plus motor both is involved. मतलब 10 साल पहले उसे सिर्फ नेक पेन था, ये प्रोग्रेस उसके जो कॉम्प्लिकेशंस होते गए, अब सडनली क्या हो सकता है कि मे बी योर पेशेंट्स कंप्लेनिंग आई फील डिफिकल्टी इन एम्बुलेशन और अनस्टेडी गेट। तो ये क्यों हुआ? हमें एक हिस्ट्री पता है कि पहले इसको ये बीमारी थी, फिर ये प्रोग्रेस हुआ। मे बी कहीं ऐसा तो नहीं कि दिस प्रॉब्लम और दिस डीजनरेटिव चेंजेस कैन लीड्स कंप्रेसिव माइलोपैथी, है ना, जिसके जो इफेक्ट्स हैं वो हमारे लोअर लिम्स के अंदर भी आने लगे। तो ये हमें थोड़ा सा रिकॉग्नाइज करना आना चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल आप ये ले सकते हो सिंपल कि 40 साल की एज में सपोज दैट कोई इंजरी हुई, अगर हम इंजरी की बात छोड़ दें, एट द एज ऑफ 60 ईयर और 65 ईयर्स योर पेशेंट्स कंप्लेनिंग आई एम सफरिंग फ्रॉम नी पेन, ओनली नी पेन, एंड एट द एंड रिजल्ट ऑफ एग्जामिनेशंस आपको क्या मिला कि सिर्फ पेन है, नो रेंज ऑफ मोशन डेफिसिट, नो मसल, नो इम्पेयर्ड मसल परफॉर्मेंस। बट ये धीरे धीरे करके क्या होता गया, इसके कॉम्प्लिकेशन कॉन्सिक्वेंसेस मींस विच कैन लीड्स रेंज ऑफ मोशन डेफिसिट्स। पहले रेंज ऑफ मोशंस की डेफिसिट थी, फिर धीरे धीरे करके सम फंक्शनल प्रॉब्लम, सम एडीएल प्रॉब्लम, उसके बाद क्या हो सकता है योर पेशेंट इज अनेबल टू वॉक 10 मीटर 20 मीटर्स। तो ये सारे उसके कंसिक्वेंसेज हो रहे हैं सेकेंड पार्ट में, या कुछ और डिफॉर्मिटी होती चली गई, तो हमें इसको ध्यान में रखना है। अच्छा, इसका एक एग्जांपल्स और मैं दे रहा हूं, जो ये सेकंड पार्ट है कि मींस व्हाट टाइप ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज अकर्स ड्यू टू दिस सिस्टम और ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट। हम सारे लोग एल्डर पॉपुलेशंस के अंदर देखते हैं ओए ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी, तो वो क्या कहेगा, भाई पहले चलो ठीक है मीडियल साइड में ज्यादा पेन है, बट सम अदर एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स में बी प्रेजेंट लाइक बर्साइटिस और टेंडोनाइटिस और टेंडिनोपैथी। क्योंकि हमेशा हमें देखना है कि जो नी ज्वाइंट्स है उसके अराउंड बहुत सारे बरसाज हैं, नियर अबाउट 13 बरसा, और फिर एज भी है, साथ साथ से जो मैकेनिक्स डिस्टर्ब हो रही, अगर बर्साइटिस हुई तो इट कैन लीड्स टेंडिनाइटिस, टेंडिनाइटिस है तो इट कैन आल्सो लीड्स बर्साइटिस, मींस एक पे एक फ्री। तो सम टाइम सम कंफ्यूजन इज प्रेजेंट। तो कभी ऐसा भी हो सकता है कि इस्टेब्लिश केस ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी विथ बो लेग डिफॉर्मिटी। अब इसका जो पेन होगा, मे बी कभी कुछ दवाई खाया, आराम, या एक एपिसोड के अंदर आया, एंड नाउ योर पेशेंट इज कंप्लेनिंग डिफ्यूज पेन ऑन मीडियल साइड ऑफ द नी। आपने एग्जामिन किया, कहा वो एक ही वजह से, एक्सरे इज नॉर्मल, बट हमें ये प्रिडिक्ट करके चलना है कि इट मे बी अ स्ट्रेस फ्रैक्चर एसोसिएटेड विथ ओए ऑफ द नी, क्योंकि मीडियल साइड में ज्यादा लोडिंग हुई, बो लेग डिफॉर्मिटी हुई, मीडियल साइड में कंप्रेसिव फोर्स है, और ये इस तरफ पेन इसका जा रहा है। तो ये आपको आइडेंटिफाई करना होगा, ये कंफर्म करना होगा। अनदर एग्जांपल, जैसे सम टाइम यू आर डीलिंग विथ सम कार्डियोवैस्कुलर पेशेंट्स लाइक पेशेंट सफरिंग फ्रॉम कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर। इनिशियल डायग्नोसिस इज कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर, और आफ्टर 1 or 2 years अभी सिर्फ उसको सम टाइम डिस्निया, सम अदर प्रॉब्लम इज प्रेजेंट, बट नो स्वेलिंग और नो पेडल एडिमा इज प्रेजेंट। अब ये क्या हो सकता है, 1 साल 2 साल के बाद क्या हुआ, इसके कंसिक्वेंसेस, जो CHF के कंसिक्वेंसेस थे वो डेवलप हुए इन द फॉर्म ऑफ पेडल एडिमा। तो इस तरह से हमें इसको भी ध्यान में रखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चंस का आंसर हमें मिला, सेकंड का भी मिला। थर्ड वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट
जो हम हिस्ट्री से जो निकालेंगे वो जो भी प्रॉब्लम्स है या जो भी उनके सिम्टम्स हैं, जो भी उनकी फंक्शनल प्रॉब्लम, जो भी दिक्कत आ रही है, व्हाट इज द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम्स, मींस व्हाट इज द इटियोलॉजिकल फैक्टर ऑफ द प्रॉब्लम्स। तो बेसिकली जो इटियोलॉजिकल फैक्टर्स होगा हम उसे कैसे निकालेंगे, तो इसमें भी हमें चार कंपोनेंट्स की जरूरत होगी। जैसे फॉर एग्जांपल जो भी ये कॉजेटिव फैक्टर हम आइडेंटिफाई करें, तो बेसिकली इट बेस्ड ऑन फर्स्ट थिंग इज द ऑनसेट। जो ये प्रॉब्लम्स थी इसके ऑनसेट्स क्या है। ऑनसेट मींस इट मे बी सडन, इट मे बी अक्यूट्स, समटाइम इट मे बी इंसिडियस। ठीक है, तो पहला आपने ऑनसेट पता किया, सडन है, अक्यूट है, इंसिडियस है। तो जो हम लोगों ने एनाटॉमी पढ़ी, फिजियोलॉजी पढ़ी, जो मेडिसिन पढ़ा, जो आर्थो पढ़ा, जो न्यूरो पढ़ा, उसके बेसिस पे हमें पता है कौन कौन सी प्रॉब्लम में सडन ऑनसेट, किसमें अक्यूट ऑनसेट, किसमें इंसिडियस ऑनसेट हो सकते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोर्स ऑफ द डिजीज आर कोर्स ऑफ द सिम्टम्स और कोर्स ऑफ द इलनेस। ये जो प्रॉब्लम्स है, इज इट प्रोग्रेसिव और स्टेबल, स्टेशनरी और एपिसोडिक। sometime some cognitive problem may be associated with regression या regressive of disease जो आप बात करते हो। तो इस पॉइंट्स को भी हमें ध्यान में रखना है। मींस जब हम नेचर ऑफ द सिम्टम्स आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे तो फर्स्ट फोकस ऑन ऑनसेट, सेकेंड वन इज द कोर्स एंड थर्ड पॉइंट इज द ड्यूरेशंस, कितने दिनों से है, मीन्स हावर्स, डेज, वीक्स, मंथ, ईयर्स। ठीक है, तो इसकी बेसिस पे जो डिजीज के कितने कंसिक्वेंसेस हुए, मींस इनडायरेक्ट इंपेयरमेंट्स कितने हुए, वी आर एबल टू फाइंड आउट, यार वी आर एबल टू प्रिडिक्ट कि दिस प्रॉब्लम कैन लीड दिस टाइप ऑफ इनडायरेक्ट इंपेयरमेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट्स, ये आपने तीन पॉइंट्स जो इसमें, फर्स्ट वन इज द ऑनसेट, कोर्स, ड्यूरेशंस। इसके बाद आपको क्या करना है, जो अदर हिस्ट्री है इसी हिस्ट्री में, उसका भी थोड़ा सा आपको रिव्यू करना है। मतलब आप जितनी भी हिस्ट्री, पास्ट हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, साथ साथ जो पर्सनल हिस्ट्री, सोशल हिस्ट्री, वो सारी चीजें आपको फाइंड आउट करना है। तो हम लोगों ने तीन क्वेश्चंस के आंसर ले लिए। अब इसमें जो लास्ट वाला क्वेश्चंस होगा, जो आपका फिफ्थ वाला आंसर हमें ढूंढना है। फोर्थ वन इज द अदर हिस्ट्री की हम लोगों ने बात कर ली। फिफ्थ वन इज द जो अब इन सारे सिम्टम्स की वजह से जो आपको जो एडीएल के अंदर प्रॉब्लम हुई है या जो फंक्शनल डिस्टरबेंसेस हैं, उसको हमें फाइंड आउट करना है। तो बेसिकली जब भी आप हिस्ट्री की बात करोगे तो इतनी चीजों को आपको हमेशा ध्यान में रखना होगा। जितनी भी हिस्ट्री हमको सब पता है, बट we should able to find out 5 answer. First one is the which organ system is involved. Second one is the which pathomechanical or pathophysiological process occurs here. साथ साथ what is the nature of the problems. And next one is other review of other history. साथ साथ functional disturbances or functional problem. So on the basis of this history हमें क्या करना होगा, अब एक हाइपोथेसिस आपको फॉर्म करने हैं, जो भी आपने सिम्टम्स, जो डेटा गैदर किया, क्योंकि इस लेवल पे अब हम वी आर एबल टू प्रिडिक्ट फॉर डायग्नोसिस एंड डिफरेंशियल डायग्नोसिस। एंड अकॉर्डिंग टू दिस हम क्या करेंगे, उसे टेस्ट करेंगे बहुत सारे मेथड से। तो यू कैन सी हियर कि जितनी भी पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस किया, पेन की, फंक्शंस की, या जो भी किसी एक सिम्टम्स की अगर हम बात करें, तो फर्स्ट थिंग्स हमें क्या करना होगा, आइडेंटिफाई द सोर्सेज ऑफ द सिम्टम्स। जो आपकी प्रॉब्लम्स है उसके सोर्स क्या है। सोर्स में जैसे इट मे बी सम फिजियोलॉजिकल सोर्स, और यू कैन से दैट बायोलॉजिकल सोर्स, or some mechanical source. Sometime these symptoms may be due to some adverse reactions of some drugs. Sometime it may be due to some other factors. तो जो symptoms है उसकी भी जो सिवियरिटीज होगी वो अलग अलग ड्यूरेशंस में या उसके प्रोग्रेशंस के हिसाब से
चेंज होती जाएगी। तो फर्स्ट थिंग्स, ट्राई टू फाइंड आउट द सोर्स ऑफ द सिम्टम्स। नेक्स्ट पॉइंट, ट्राई टू आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर इन्वॉल्व। अब यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर्स कौन सा इन्वॉल्व है ये भी हमें पता करना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, योर रेंज ऑफ मोशन, योर एल्बो और योर शोल्डर रेंज ऑफ, योर पेशेंट शोल्डर रेंज ऑफ मोशन इज रिस्ट्रिक्टेड। अगर ये रिस्ट्रिक्ट है तो कौन सा सोर्स रिस्पॉन्सिबल है फॉर रिस्ट्रिक्शंस और इनएबिलिटी टू डू परफॉर्म द अबडक्शंस? क्या रीजंस हो सकते हैं? मसल्स का है या फिर पेन की वजह से है? फिर जॉइंट्स के पेरी आर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स और इंट्रा आर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स, उसमें कौन सा टिश्यूज है ये हमें फाइंड आउट करना होगा। स्ट्रक्चरल इन्वॉल्वमेंट, जैसे फॉर एग्जांपल जो स्ट्रक्चरल सोर्स है, मे बी बोनी, मे बी लिगामेंटस, मे बी ड्यू टू अदर कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर, साथ साथ sometime your range of motion deficit or your any complaint, it may be due to some neural tissue involvement। जैसे न्यूरल टिश्यू, अगर आपके न्यूरल टिश्यू इन्वॉल्व हुए तो इसकी वजह से सिर्फ मसल्स सेंसरी मोटर प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, समटाइम इट कैन लीड सम अदर प्रॉब्लम। फॉर एग्जांपल, जैसे हम लोग क्या करते हैं, आप हैम्स की स्ट्रेचिंग कराते हैं या हैम्स की फ्लेक्सिबिलिटी, तो योर हैम्स flexibility may be impaired due to mechanical interference of lower limb nerves, या आप ये कह सकते हो due to alterations of neurodynamics। तो हमें स्ट्रक्चरल जो इन्वॉल्वमेंट है वो स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करना होगा कि ये जो प्रॉब्लम्स है वो किस वजह से है। नेक्स्ट वन इज, अब आप बात कर सकते हो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स। इस सिम्टम्स में और किसका किसका कंट्रीब्यूशंस हो सकता है। तो जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि सम टाइम फिजिकल, बायोमैकेनिकल, बिहेवियरल, इमोशनल, इन्वायरमेंटल। तो अगर आप बात करोगे फिजिकल, तो फिजिकल में फॉर एग्जांपल मे बी विजन, हियरिंग, स्ट्रेंथ, रेंज ऑफ मोशंस, फ्लेक्सिबिलिटी। बायोमैकेनिकल फैक्टर्स जो आपके जो आपका सिम्टम्स है, जो उसके ऊपर जो इम्पैक्ट डाल सकता है, फॉर एग्जांपल सम टाइम फोर्स, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, बेस ऑफ सपोर्ट, लाइन ऑफ ग्रेविटी, या आप ग्राउंड रिएक्शन फोर्स की बात करते हो। इसी तरह से बिहेवियरल में हम बात करेंगे सम अबाउट सम कंपल्सिव डिसऑर्डर, एग्रेसिवनेस, या समटाइम ड्यू टू डिस्टर्ब स्लीप पैटर्न, या फिर रेस्टलेसनेस। तो दिस में बी बिहेवियरल फैक्टर। नेक्स्ट वन इज इमोशनल। इमोशंस का भी बहुत बड़ा रोल होता है। फॉर एग्जांपल सम साइकोलॉजिकल स्ट्रेस इन द फॉर्म ऑफ एंजाइटी, डिप्रेशंस और फ्रस्ट्रेशंस। नेक्स्ट वन इज इन्वायरमेंटल। इन्वायरमेंटल में आप ये कह सकते हो घर के अंदर अगर एल्डरली बंदा रह रहा है तो उसमें भी कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं। इसके अंदर बेसिकली होम के अंदर जो बेड है, बाकी और जो भी चीज़ें हैं, साथ साथ क्लाइमेट या सोसाइटी, एयर पोल्यूशन, जो टाइप्स ऑफ द फैमिली, तो ये सारे कंपोनेंट्स इसके अंदर आ सकते हैं। नेक्स्ट थिंग्स, जब हम जीरियाट्रिक पीपल्स का असेसमेंट करेंगे तो बिफोर द असेसमेंट कुछ की फैक्टर्स होंगे, उसे हमें बहुत ध्यान में रखना है, क्योंकि जैसे हम डील करते हैं पीडियाट्रिक पॉपुलेशन से या एडल्ट या जीरिया, तो पीडिया एंड जीरिया इज टोटली डिफरेंट। इट नीड्स स्पेशल केयर ड्यूरिंग असेसमेंट और ड्यूरिंग इंटरवेंशंस। तो हमें कुछ चीजें ध्यान में रखनी होगी। तो ये आप देख सकते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट की फैक्टर्स एंड देयर रेशनल ड्यूरिंग असेसमेंट। तो फॉर एग्जांपल, इफ योर पेशेंट्स गिव द हिस्ट्री ऑफ इमीडिएट मेडिकल एंड सर्जिकल हिस्ट्री, कोई भी आपको ऐसी इमीडिएट मेडिकल एंड सर्जिकल हिस्ट्री मिल रही है, तो इसके अंदर भी वेरिएशंस मिल सकते हैं। मींस आप किस एरिया को ज्यादा फोकस कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे योर पेशेंट्स अंडर गो थ्रू सम लाइफ स्टाइल सर्जरी इन द फॉर्म ऑफ TKR और इन द फॉर्म ऑफ THR, कब हुआ, कौन सा अप्रोचेज है ना, किस टाइप्स की प्रोस्थेसिस लगी हुई है, कौन से टाइप का इंसीजन है, उसके हिसाब से आपको ड्यूरिंग इवैल्यूएशन और ड्यूरिंग असेसमेंट्स
it needs some special precautions. तो that times हो सकता है सारे जो असेसमेंट के कंपोनेंट हैं हम उसको कवर ना कर पाए, तो उसके लिए आपको एक स्पेशल प्लान करना है, एक शेड्यूल करना है कि ऑन द बेसिस ऑफ योर जनरल नॉलेज, ऑन द बेसिस ऑफ योर टिश्यू हीलिंग नॉलेज की इतना ड्यूरेशन हुआ तो ये फेज है, अगर हम इस पे स्ट्रेस डालेंगे तो ये चेंजेस आ सकते हैं, उसके बेसिस पे हमें प्रिकॉशन लेना है. नेक्स्ट वन इज एनी पास्ट मेडिकल हिस्ट्री. अगर कोई ऐसी पास्ट मेडिकल या सर्जिकल हिस्ट्री या साथ साथ 3 से ज्यादा या 3 इंक्रीज रिस्क ऑफ फॉल, तो आपको क्या करना है, पोटेंशियल फॉर इम्प्रूवमेंट इन कंडीशंस. नेक्स्ट वन इज कंप्लीट मेडिकेशंस लिस्ट, या फिर फॉल या रिकरेंट फॉल की आपको हिस्ट्री देखना है, और उसको जब आप असेस करोगे तो उसके हिसाब से डिफरेंट फाइंडिंग्स को रिलेट करने की जरूरत होगी, जो कि आपको जो फिजियोथेरेपिटिक इंटरवेंशंस है उसको प्रिस्क्राइब करने में या पेशेंट्स को आप ये कह सकते हो कि हैंडल करने में आसानी हो सकती है. साथ साथ कॉग्निटिव स्टेट की भी बात आप करते हो ना, आप ओरिएंटेशंस या फिर एबिलिटी टू अलर्टनेस, कैलकुलेशंस, मेमोरी, जजमेंट, है ना, समटाइम लैंग्वेज, तो इसे भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा. नेक्स्ट वन इज द फंक्शनल लेबल. ये हमें इस पे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि जितने एल्डरली पीपल्स हैं सबकी अलग अलग फंक्शनल कैपेसिटी होगी, सबकी अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होगी, सबकी अलग अलग क्रोनिक डिजीज, इलनेस, सिंड्रोम के हिसाब से अलग अलग एबिलिटी होगी. तो उसके हिसाब से जब हम अपने गोल को डिसाइड करेंगे कितनी रिक्वायरमेंट है उस पे हमें काम करना है, नॉर्मल पे नहीं करना है. मीन्स डिटरमाइन द सेफ्टी एंड अमाउंट ऑफ द असिस्टेड नीड फॉर एक्टिविटी ऑफ द डेली लिविंग. अच्छा, इस पे भी एक बड़ा अच्छा रिसर्च हो सकता है, जो एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग्स पे हम जितने भी रिसर्चेस पढ़ रहे हैं, मीन्स आप अगर ये कहोगे कि मसल फंक्शंस, रेंज ऑफ मोशंस, जो डिफरेंट एक्टिविटीज के अंदर हम डिफरेंट कल्चर्स में इसका रिलेशनशिप, को रिलेशंस इस्टेब्लिश कर सकते हैं. हमारे पॉपुलेशंस में इसमें कोई स्टडी नहीं है. नेक्स्ट वन इज posture and any structural deformity need to be identified and measures. ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो thoracic kyphosis की बात की गई है, scoliosis, joint range loss should be noted and prevention of further deformity instigated. तो इसको हम लोग और आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट हम सारे लोगों को पोस्चुरल डिफॉर्मिटी या पोस्चुरल चेंजेस के बारे में पता है. तो स्पेशली जब हम पोस्चुरल डेविएशंस या पोस्चर्स की बात करेंगे तो मोर फोकस ऑन स्पाइन देन टारगेट द ग्लोबल बॉडी पोस्चर्स. मींस हमें एक कोरिलेशंस या इम्पैक्ट देखना होगा, जो थोरासिक काइफोसिस हो रही है, आर स्कोलियोसिस, लॉर्डोसिस, एफएचपी, बाकी अदर सिस्टम्स के साथ साथ हमें ढूंढने की जरूरत होगी. अभी हम लोग इसको डिस्कस करेंगे आगे. नेक्स्ट पॉइंट इज स्किन इंटीग्रिटी एंड सर्कुलेशन स्टेटस. तो प्रेजेंस ऑफ प्रेशर एरिया और पोटेंशियल फॉर प्रेशर एरिया फॉर्मेशन मस्ट बी इवेलुएटेड, पेरिफेरल पल्सेस और स्किन एट्रोफी नोटेड. तो हम लोगों ने पढ़ा था जो स्किन है इसके ऊपर भी एज रिलेटेड चेंजेस होंगे. जब एज रिलेटेड स्किन के ऊपर चेंजेस होंगे तो इसकी वजह से स्किन के अंदर जो प्रॉब्लम्स आ सकती है, स्किन आपकी थिन हो सकती है, कलर के ऊपर चेंजेस हो सकते हैं, टेम्परेचर के ऊपर चेंजेस हो सकते हैं, बाकी जो हीट कोल्ड का इंटॉलरेंस है, जो स्वेटिंग है, उस पर भी दिक्कत आ सकती है. साथ साथ अगर बेड रिडन पेशेंट्स हैं तो जो सेंसेशंस के अंदर चेंजेस है, जो बोनी प्रोमिनेंसेस है, उस जगह पे आपकी स्किन डैमेज भी हो सकती है, प्रेशर सोर भी लीड कर सकता है. तो मींस जो स्किन में जो आपकी प्रॉब्लम होगी, वी शुड एबल टू फाइंड आउट द रीजंस, है ना. जैसे स्किन ये एज रिलेटेड है या इज इट ड्यू टू सम डिजीज और डिसऑर्डर, और इज इट ड्यू टू मैकेनिकल, मींस जो प्रेशर्स की वजह से है, या फिर CNS प्रॉब्लम मे बी ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ थैलेमस और PNS involvement in the form of sensory system or other integumentary problems.
तो उसे आपको आइडेंटिफाई करने की जरूरत होगी. सम टाइम इट मे बी ड्यू टू अपार्ट फ्रॉम न्यूरल, ये ऐसा भी हो सकता है कि ड्यू टू वैस्कुलर इन्वॉल्वमेंट, है ना. जब वैस्कुलर इनसफिशिएंसी जो हो रही उसकी वजह से भी इस तरह की प्रॉब्लम, कुछ स्किन के ऊपर कुछ रिएक्शंस आप लोग देख सकते हो. जैसे आपने पढ़ा होगा कि ट्रॉफिक चेंजेस की हम लोग बात करते हैं, या फिर आरएसडी के केसेस जब आप डील करोगे तो आरएसडी आपने बहुत सारा पढ़ा होगा कि ट्रामा की भी कॉज हो सकता है, कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, इसके टाइप्स भी अलग अलग हो सकते हैं भाई, फ्रैक्चर के बाद भी हो सकता है. तो आपको ये स्किन वाला स्पेशली मोर अलर्ट जब आपका बेड रिडन मरीज होगा या कोई क्रोनिक इलनेस है जिसकी वजह से एडीएल या फंक्शनल प्रॉब्लम्स ज्यादा है, मरीज आपका डिपेंडेंट है. तो जो हम लोग प्रेशर सोर की बात करते हैं डिफरेंट एरिया, उसे भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है. और मल्टीपल सिम्टम्स होगी तो ट्राई टू कोरिलेट द जो चेंजेस आ रहे हैं जो स्किन के सेंसेशंस के ऊपर, इज इट ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीएनएस, मे बी जो आपका थैलेमस है, या फिर जो एज रिलेटेड चेंजेस हैं उसको. नेक्स्ट वन इज कम्युनिकेशन एबिलिटी, बेसिकली फॉर ट्रस्ट एंड डिटर्मिनेशन ऑफ नीड, विजन एंड हियरिंग, सेफ्टी. अच्छा, विजन एंड हियरिंग आप लोगों ने इसके इफेक्ट्स, जो विजन्स की प्रॉब्लम है, कुछ ऐसी ओल्ड एज की कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होगी जो प्योर एज रिलेटेड चेंजेस की वजह से होगी. कुछ ऐसी भी हो सकती है कि कुछ क्रोनिक डिजीज ड्यू टू सम क्रोनिक इलनेस, ड्यू टू सम सिंड्रोम्स, उसकी वजह से विजन या हियरिंग की प्रॉब्लम्स हो सकती है. तो यहाँ पे आपको सेफ्टी पर्पस से हमें विजन और हियरिंग का ध्यान में रखना होगा. तो विजन्स बहुत सारी बीमारी है, आप इसको असेस करके बहुत सारे आपके मेथड्स हैं, जो जॉगर्स कार्ड्स या स्नेलन चार्ट की बात करते हो. अच्छा, हियरिंग एज रिलेटेड भी हो सकती है, समटाइम इट मे बी ड्यू टू सम डिजीज और डिसऑर्डर्स, समटाइम इवन मोस्ट ऑफ द टाइम्स hearing loss may be associated with some musculoskeletal problem and we are not able to detect the cause of the hearing loss. Sometimes it may be associated with some age related changes or metabolic disorders like Paget's disease. तो पैजेट डिजीज में जो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स कुछ ऐसे आ सकते हैं, जैसे अगर पैजेट डिजीज है तो इसकी वजह से सिर्फ पेशेंट्स के जो बोन है उसके अंदर ही प्रॉब्लम्स नहीं होगी, ऐसा भी हो सकता है. हियरिंग लॉस भी हो सकती है, कैनाल स्टेनोसिस भी हो सकती है, फेशियल पैल्सी भी हो सकती है इवन ड्यू टू पैजेट डिजीज. क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहा है कि जो बोन का फॉर्मेशन और रिजॉर्प्शन की हम लोग जो बात करते हैं उसके अंदर इम्बैलेंस होगा, जिससे थिकनिंग ऑफ द बोन होगी. तो ये जो थिकनिंग ऑफ द बोन है ना, जो कैनाल है या जितने भी फोरामेन है वहां पे अगर थिक हो गया तो आपकी जो नर्व्स हैं या इस तरह के स्ट्रक्चर हैं वो इम्पिंज हो सकते हैं. तो स्पेशली जब हम ओल्डर पॉपुलेशंस को असेस करेंगे तो हमको ये ध्यान में रखना है बहुत, मोस्ट ऑफ द टाइम स्पेशली older population associated with canal stenosis, older population associated with hearing deficit, older populations are undiagnosed case of facial palsy or Bell's palsy. तो हमें एक इसको भी कहीं ना कहीं पैजेट्स को ध्यान में आपको रखना होगा. नेक्स्ट वन इज द swallowing ability. swallowing ability ये आपको क्यों चेक करना है? फॉर प्रिवेंशन ऑफ एस्पिरेशन. जो आप एस्पिरेशन निमोनिया की बात करते हो तो स्वॉलोइंग एबिलिटी बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से डिस्टर्ब हो सकती है. जैसे यहाँ पे आपको थोड़ा पढ़ना होगा कि जो पॉस्चर है, डिजीज के अलावा पॉस्चर कोई बीमारी नहीं है, पॉस्चर कोई सिंड्रोम नहीं है, बट इसकी वजह से जो FHP है विथ क्रेनियल रोटेशन और विदाउट क्रेनियल रोटेशन, तो ये जो स्वॉलोइंग मैकेनिज्म है ये डिस्टर्ब हो सकती है. Yeah, sometimes your patients may be suffering from some inflammatory arthropathy, old age में like some form of rheumatism or RA. तो आप देखते हो ना उसके अंदर जो आपके गला है इसके अंदर भी प्रॉब्लम्स हो सकती है और इसकी वजह से भी swallowing में दिक्कत होगी या वॉइस के अंदर चेंजेस हो सकते हैं. नेक्स्ट वन इज द पेन प्रेजेंटेशंस. पेन प्रेजेंटेशन जो 5 पॉइंट्स हमने डिस्कस किया था उसको ध्यान में रखते हुए अभी यहाँ पे क्या टाइप एंड कॉज ऑफ द पेन नीड टू आइडेंटिफाई, है ना.
need to identify for red flag causative factor like cancerous pain या ऑस्टियोपोरोसिस, आर्थराइटिक, वैस्कुलर, न्यूरल, सबके अलग। जब आप पेन को आइडेंटिफाई करोगे, जब पेन के कॉजेटिव फैक्टर या जो हम लोगों ने अभी इससे पहली वाली स्लाइड को डिस्कस किया था, उसके बेसिस पे हमें देखना होगा। नेक्स्ट वन इज द कॉन्टिनेंस की आप बात करोगे। बेसिकली जो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है, तो ओल्डर एज पॉपुलेशंस में काफी कॉमन है और इसकी वजह से बहुत सारी और इनडायरेक्ट इम्पेयरमेंट भी हो सकते हैं। तो जो इनकॉन्टिनेंस है, इट मे बी ड्यू टू, मोस्ट ऑफ द टाइम इट मे बी ड्यू टू एज रिलेटेड चेंजेस and sometime it may be due to some other disease or disorder, like sometime it may be due to prostate problems or prostatomegaly, prostate cancers। अच्छा, prostate cancers अगर हुआ, आप cancers की बात करोगे, पेन हो रहा है, तो आपको और भी एरिया को ध्यान में रखना है। जब हम इसे इवेल्युएट करेंगे, हमेशा ध्यान में रखना होगा कि जो कैंसर है, जो स्पेशली जो इस तरह के कैंसर्स हैं, मींस प्रोस्टेट, किडनी, थायराइड, ब्रेस्ट, लंग्स, तो इसका जो मेटास्टैसिस होगा, जो सेकेंडरी मेटास्टैसिस हो रहा है, वो सबसे ज्यादा स्पाइन में ही आएगा। इसी वजह से हम लोग ये कहते हैं ना कि 60 साल के बाद का जो बैक पेन वाले केसेस हैं, वो सारे रेड फ्लैग के अंदर आएंगे। इट नीड्स इवैल्यूएशंस, है ना। तो कभी कभी ऐसा भी हुआ कि ये दोनों चीजें एसोसिएटेड हो गई, प्रोस्टेट की वजह से भी इनकॉन्टिनेंस हो सकता है, साथ साथ अगर बैक पेन है तो इसकी वजह से भी मे बी ट्राई टू रूल आउट और डिफरेंशिएट द कॉर्डा इक्वेना और कोनस मेडुलरिस सिंड्रोम्स, या फिर सम टाइम सम मैच्योरेशन सेंटर प्रेजेंट्स इन ब्रेन, उसे भी आपको देखने की कोशिश करना है। तो कॉन्टिनेंस को भी ध्यान में रखना है, इसका रिलेवेंस, आपको क्या करना है, किस तरह से है, इसकी भी एनालिसिस करने की जरूरत हो सकती है। नेक्स्ट थिंग्स सी हियर, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था, थोड़ा सा मैंने फंक्शनल डायग्नोसिस की बात की थी, बट फंक्शनल डायग्नोसिस को आपको पढ़ना जरूर है, ये एक अलग से अपने आप में एक किताब है। तो सी हियर, 1 मिनट, ICF मॉडल अप्लाइड टू एजिंग विथ डिसएबिलिटी। तो ICF सारे लोगों ने, हम लोगों ने पढ़ा, इसका एक नेगी का मॉडल है और नेगी का एक अपग्रेडेड वर्जन भी है। तो यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हो कि एजिंग विथ डिसएबिलिटी या कोई एज रिलेटेड प्रॉब्लम, लीजन, जो भी, तो उसका क्या इम्पैक्ट आ रहा है, बॉडी फंक्शंस, एक्टिविटी, पार्टिसिपेशंस। तो इसमें भी हम लोगों ने पहले वाले क्लास में बहुत सारी चीजें इसके बारे में डिस्कस की थी। तो आप ये कह सकते हो कि इसमें जो एक सबसे बड़ा रोल प्ले करता है वो आपका कॉन्टेक्चुअल फैक्टर। कॉन्टेक्चुअल फैक्टर्स के अंदर आपका जो इन्वायरमेंटल और पर्सनल है, इसके कुछ, मैं इसको डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, आई थिंक लास्ट क्लास में हम लोगों ने इस पे बहुत सारी चीजें डिस्कस की थी। नेक्स्ट वन इज, एक और एग्जांपल, ये एक रिसेंट स्टडी जो है, ये कुछ, हेलो हेलो हेलो, यस सर, ऑडिबल है मैम? हाँ जी सर। ओके मैम, ओके। सी हियर सम एग्जांपल्स। हम जो जितनी भी जीरियाट्रिक्स प्रॉब्लम्स है, हम उसको ICF पे कैसे नोट कर सकते हैं, ये भी आप देख सकते हैं, उसको कैसे कोरिलेट करेंगे। फॉर एग्जांपल्स, आपने एक टेबल बनाया, उसमें आपने लिखा पहले मेडिकल डायग्नोसिस कुछ भी हो सकती है, स्ट्रोक है, वो है, दिस। अब आप नेक्स्ट थिंग इज द इम्पेयरमेंट्स, देन फंक्शनल प्रॉब्लम और पार्टिसिपेशन रिस्ट्रिक्शंस। आप इसे लिखते जाओ, क्योंकि ओल्डर एज पॉपुलेशंस में मल्टीपल प्रॉब्लम्स होगी, मल्टीपल इम्पेयरमेंट्स होंगे, तो उसे कोरिलेट करने की जरूरत होगी कि भाई इसको पेन है तो ये पेन किस किस वजह से है। अगर ये फंक्शनल डेफिसिट है या ADL के अंदर प्रॉब्लम्स आ रही है या फिर इसको डिप्रेशन है, तो ये सारे कौन कौन से एक दूसरे से कोरिलेटेड है। तो दीज आर द एग्जांपल, आप यहाँ पे देख सकते हो कि मल्टीपल गैंग्रीन, इंटरस्टेशियल लंग डिजीज या और भी जो चीजें हैं, इसको हम कैसे कोरिलेट करेंगे। तो ये एक सबसे बड़ा जो फंक्शनल डायग्नोसिस या जो हम बात करेंगे कि ICF, ये इसीलिए बना हुआ है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है ओल्डर एज के पॉपुलेशंस में भाई एम्बुलेटरी डेफिसिट्स है, तो इट मे बी ड्यू टू डीजनरेटिव प्रॉब्लम्स,
कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि इट मे बी ड्यू टू सम रेडिएटिंग पेन और रेडिकुलर प्रॉब्लम्स, कभी कभी सम अदर रिसेंट ट्रामा और कोई भी हीलिंग ट्रामास उसके अंदर भी हो सकता है। तो ये हमें एक दूसरे से कोरिलेट, क्योंकि अगर नेक फ्रैक्चर फीमर हुआ, पेशेंट्स ने इंटरवेंशंस लिया, उसके बाद उसका रिहैबिलिटेशन हुआ और मरीज की प्रीवियस हिस्ट्री है सफरिंग फ्रॉम ऑस्टियोआर्थराइटिस, बाइलेटरल ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ द नी विथ डीजनरेटिव स्पॉन्डाइलोआर्थ्रोपैथी विथ रेडिकुलर पेन। तो ये 3 फैक्टर्स हो गया ना अब एम्बुलेटरी डेफिसिट्स का। तो इसके अकॉर्डिंग आपको कैसे कोरिलेट करना है, मींस जो डायरेक्ट इंपेयरमेंट, इनडायरेक्ट इंपेयरमेंट या इनसे एक दूसरे से क्या कोरिलेशंस है। तो ये जो आईसीएफ फंक्शनल डायग्नोसिस है, अभी इस पे भी जो रिसर्चेस हैं वो बहुत कम है। हम अपार्ट फ्रॉम जीरिया बाकी जगहों पे भी इसको कर सकते हैं। और हमें ये पता होना चाहिए जो डायग्नोसिस की बात है, सबसे ज्यादा बूम जो डेवलप्ड कंट्री में है फिजियोथेरेपी के अंदर, ये इसी पे है, सबसे ज्यादा जो वर्क हो रहे हैं। नेक्स्ट वन इज ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशंस। तो ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन हम लोगों ने कहा था कि जो एक मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है, जीरियाट्रिक कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस। तो आप यहाँ पे डोमेन्स की बात कर सकते हो कि जो ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन होगा फिजिकल, साइकोसोशल, इन्वायरमेंटल, फंक्शनल। वी शुड मोर फोकस ऑन फिजिकल एंड फंक्शनल, है ना, इन दोनों पे हमें ज्यादा फोकस करना है। तो हम कैसे इसे एग्जामिन करेंगे, इसको हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। दीज आर द डोमेन ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव जीरियाट्रिक असेसमेंट। तो पहले कुछ टर्म्स हम समझने की कोशिश करते हैं। एक रिसेंट आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि फंक्शनल स्टेटस, व्हाट इज द फंक्शनल स्टेटस। तो एक बहुत पुरानी डेफिनेशन है, ये क्या कहती है कि द एबिलिटी टू फंक्शंस इन द अरेना ऑफ एवरीडे लिविंग। तो हमेशा हमें ध्यान में रखना है कि एवरी डे ऑफ लिविंग जो है ये सबकी कल्चर के अकॉर्डिंग्स या एबिलिटी के अकॉर्डिंग अलग अलग होगी। नेक्स्ट वन इज क्वालिटी ऑफ लाइफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। इट मीन्स an individual's perception of their position in life in the context of culture and value system in which they live and in relation to their goal expectations, standard and concern according to the WHO। ये क्वालिटी ऑफ लाइफ मीन्स हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, अगर हम सिर्फ क्वालिटी ऑफ लाइफ को टारगेट करना है तो जो भी चीजें आप आईसीएफ या फंक्शनल डायग्नोसिस के अकॉर्डिंग बनाओगे, जो आपको मेडिकल डायग्नोसिस बनी हुई है, उसके हिसाब से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कहाँ पे इम्पेयरमेंट है, कहाँ पे डायरेक्ट है, किसकी वजह से क्या इनडायरेक्ट है। तो मींस क्वालिटी ऑफ लाइफ को अगर हमें देखना है तो वी शुड मोर टारगेट ऑन मोबिलिटी, है ना। आप क्या कहते हो कि मोमेंट, देन फंक्शंस, देन ईडीएल। मींस क्वालिटी ऑफ लाइफ का मतलब जो एल्डर पीपल है इसे हमें डिपेंडेंट नहीं रखना है ना, किसी पे डिपेंडेंट या इसकी डिपेंडेंसी जो हो वो बहुत मिनिमम हो, इंडिपेंडेंट हो, ठीक है। तो ये एक अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से भी हो सकता है। नेक्स्ट थिंग, द डिग्री टू विच अ पर्सन एंजॉय द इम्पोर्टेंट पॉसिबिलिटी ऑफ हिज और हर लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात है। नेक्स्ट थिंग्स, लेवल ऑफ फंक्शनल स्टेटस, ये भी अलग अलग होगा, है ना। मतलब क्योंकि हर इंडिविजुअल एक यूनिक है। हम लोगों ने पढ़ा था एजिंग के अंदर बहुत सारी वेरिएबिलिटी भी होती है। तो आप ये सारा चीजें आप लोगों ने पढ़ा है, बेसिक एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग या फिर इंस्ट्रूमेंटल एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग, एडवांस एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग। तो इसको हम लोग बहुत ज्यादा नहीं डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि ये सारे टर्म्स आपको पता है और इसके लिए बहुत सारी आपने स्केल भी पढ़ी होगी, स्केल बहुत सारी रिलायबल, बट थोड़ा सा हमें ध्यान में रखना है कि हमें अपनी कम्युनिटी के लिए भी कुछ करना होगा। मतलब जो अलग अलग एरियाज हैं, रूरल, अर्बन, तो उसमें कुछ ऐसे स्केल डेवलप की जाए क्योंकि सबकी लैंग्वेज, सबके कल्चर अलग अलग हैं। तो थोड़ा सा इसके बारे में, बहुत सारे लोग ट्रांसलेशंस, बहुत सारी स्कूल को ट्रांसलेट कर रहे हैं, लेकिन हमें कोशिश करना होगा कि हम कैसे कोई नई स्केल डेवलप करें। इसके लिए
अपने कल्चर इन्वायरमेंट के हिसाब से। नेक्स्ट थिंग्स, फिजिकल असेसमेंट। तो फिजिकल असेसमेंट we should more focus on first part is the musculoskeletal, or you can say that neuromusculoskeletal. तो it is a part of objective finding, मतलब हमने जो सब्जेक्टिव डिस्कस किया था उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स की हम बात करते हैं। तो जब भी आप ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशंस करोगे तो या तो जीरियाट्रिक होम केयर में, या जो ओल्ड एज का जो बंदा है, या हम उसके घर में जाएंगे, तो मरीज के साथ हमारा इंटरेक्शन 3 तरीके से हो सकता है। फर्स्ट वन इज कि आपकी डायरेक्ट विजिट जो पेशेंट जहां उसका लिविंग रूम है वहां पे कराई जाए। सेकंड क्या हो सकता है कि आप एक प्लेस पे बैठे होंगे और मरीज आपके पास लाया जाए। थर्ड वन इज कोई आके मरीज के बारे में बहुत सारी चीजें आपको बताया, देन आपकी विजिट होगी। तो जो फर्स्ट पॉइंट होता है किसी भी एग्जामिनेशंस का, मीन्स हम क्या कह सकते हैं, बीइंग अ फिजिकल थेरेपिस्ट वी शुड गुड लिसनर। पहले हमें क्या होना चाहिए, अच्छा सुनने वाला, पेशेंट्स के साथ देखने वाला, है ना। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ऑब्जर्वेशन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आई थिंक मैं आपको 1 मिनट में एक छोटा सा कुछ चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। ऑब्जर्वेशंस, फिजियोथेरेपिस्ट के लिए ऑब्जर्वेशंस बहुत ज्यादा जरूरी है। आप लोगों ने एक सर्च करके पढ़ लीजिएगा। एक प्रोफेसर साहब थे, तो वो अपने क्लास के अंदर एनाटॉमी का प्रैक्टिकल कुछ करा रहे थे। तो डाइसेक्शन टेबल जो था वहां पे एक कुत्ता रखा हुआ था। तो उसमें उन्होंने क्या किया कि बच्चों को इंस्ट्रक्ट किया कि लिसन मी, साथ साथ आप मुझे सुनोगे, मुझे देखोगे। और उसके बाद प्रोफेसर साहब ने अपनी जो इंडेक्स फिंगर थी वो कुत्ते के मुंह में डाल दिया। देन जो उनकी मिडिल फिंगर थी वो अपने मुंह में डाल दी। फिर बच्चों से उन्होंने कहा कि आप लोग रिपीट करो। तो सारे बच्चों ने क्या, पहले हेजिटेट हुए, अगेन सारे बंदों ने इंडेक्स फिंगर कुत्ते के मुंह में डाली थी और वही फिंगर अपने मुंह में डाल दिया। तो मीन्स ऑब्जर्वेशन, अटेंशन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे प्रोफेशंस के अंदर। तो जब हम ऑब्जर्व करेंगे तो ये 3 तरह की चीजें हो सकती हैं। सपोज दैट मरीज आपके पास आ रहा है चल के, आपके पास वो चल के आ रहा है, तो जो पहला कंपोनेंट होगा इसमें ऑब्जेक्टिव फाइंडिंग का, आप ऑब्जर्व करो। तो ऑब्जर्वेशंस में आप बहुत सारी चीजें फाइंड आउट कर सकते हो और उसको सब्जेक्टिव फाइंडिंग से को रिलेट करोगे। अच्छा, आपका जहां पे पर्पस फिनिश होगा इवैल्यूएशंस का, आप वहां पे उसे खत्म कर दोगे। तो मींस ऑब्जर्वेशंस में पहले, अब अच्छा ये जो मैं पार्ट डिस्कस कर रहा हूँ ऑब्जर्वेशंस का, ये सारे कार्डियो, न्यूरो, मस्कुलो सारे कंपोनेंट्स को कवर कर रहा है। तो फर्स्ट थिंग्स, जब मरीज आएगा तो हमें उसका गेट ऑब्जर्व करना चाहिए। मतलब एम्बुलेशंस आप ऑब्जर्व करोगे। एम्बुलेशंस में ये देखना है कि जो उसका एम्बुलेशंस है वो डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। अगर डिपेंडेंट होगा तो शायद वो किसी सपोर्ट के साथ आएगा, किसी बंदे के सपोर्ट के साथ, या फिर कोई एम्बुलेटरी एड्स को यूज कर रहा है, एम्बुलेटरी डिवाइसेस को यूज कर रहा है। तो अगर एम्बुलेटरी एड्स या एम्बुलेटरी डिवाइसेस यूज कर रहा है तो वो एम्बुलेटरी एड्स या डिवाइस उस बंदे के लिए सुटेबल है या नहीं है। अगर सही है तो फिर जो उसके पैटर्न्स ऑफ वॉकिंग है करेक्ट है उसके अकॉर्डिंग या नहीं। तो ये हम लोगों ने डिपेंडेंस की बात कर ली। नेक्स्ट वन इज, अगर वो इंडिपेंडेंट आ रहा है, तो इंडिपेंडेंट जब आएगा तब भी इसमें हम बेसिकली क्वालिटेटिव एनालिसिस आप करते हो गेट की। तो इंडिपेंडेंस में हमें ज्यादा जो फोकस करना है डिफरेंट पैरामीटर्स, क्योंकि क्वांटिटेटिव एनालिसिस हम नहीं कर पाएंगे। तो आप भाई एक ऑब्जर्व कर लो कि वो वॉक करके आ रहा है, उसकी स्पीड क्या है, स्टेप लेंथ क्या हो सकते हैं, मींस एक विजुअल एस्टिमेशंस, स्ट्राइड लेंथ क्या हो सकती है। बाकी जब वॉक कर रहा है तो उसके फेस का एक्सप्रेशन क्या है, मतलब जब सिंगल सपोर्ट, डबल सपोर्ट या स्विंग फेज में जब जा रहा है तो फेशियल एक्सप्रेशन, या वैसे भी फेशियल एक्सप्रेशंस उसके कैसे हैं, या अगर वो वॉक करके आ रहा है एसोसिएटेड विथ एनी अबनॉर्मल गेट,
है ना, एनी पैथोलॉजिकल गेट। तो हम लोग सारे गेट्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है और इसकी क्वालिटेटिव एनालिसिस करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल्स हम सबको पता है, मैं बस एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि फॉर एग्जांपल इफ योर पेशेंट्स वॉक विथ ट्रेंडेलेनबर्ग गेट, यानी हमें इंडिपेंडेंट है तो इसके डिफरेंट पैरामीटर्स का विजुअल एस्टिमेशन करना है या क्वांटिटेटिव एनालिसिस, सॉरी क्वालिटेटिव एनालिसिस करना, नॉट क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो अब अगर हम बात करें कि ये जो गेट है बंदे का ट्रेंडेलेनबर्ग गेट है ना, तो ट्रेंडेलेनबर्ग गेट अब विजुअल एस्टिमेशंस करोगे, अभी उसकी आपसे बहुत सारी बात भी नहीं हुई है। हम लेक्चर ले रहे हैं 4:30 के बाद आएंगे। तो अब अगर हम बात करें हाँ गेट की ट्रेंडेलेनबर्ग गेट, तो बेसिकली ये बहुत सारी ये इस वजह से न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स की भी वजह से भी हो सकता है। अब यही सेम गेट हिप प्रॉब्लम्स की वजह से भी हो सकता है। ये सेम गेट आपकी जो लिम्ब लेंथ डिस्क्रिपेंसी है उसकी वजह से भी हो सकता है। या आप अगर इसी की बात करोगे तो ऐसा भी हो सकता है, अगर हम लीवर की बात करें तो हो सकता है कि जो इसका फलक्रम है वहां पे प्रॉब्लम्स है, या फिर इफर्ट्स के अंदर प्रॉब्लम्स है, या फिर वेट के अंदर प्रॉब्लम है। तो मीन्स हमें ये क्वालिटेटिव एनालिसिस जो है इसका ज्यादा ध्यान में रखना है। तो फर्स्ट थिंग इज द गेट, गेट इज क्लियर। नेक्स्ट वन इज द पोस्चर्स। तो हमेशा पोस्चर्स की जब आप बात करोगे तो क्वालिटेटिव एनालिसिस ये भी डिपेंड करेगा कि आपका मरीज किस पोजीशन में है, चल के आ रहा है, लेटा है, बैठा है। तो डिफरेंट टाइप्स की पोस्चरल एनालिसिस आप विजुअल एस्टिमेशंस करते हो। तो एक पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है, वी शुड मोर एम्फेसाइज ऑन पोस्चर्स। जब हम पोस्चर्स की बात करेंगे तो दो बात आपको ध्यान में रखता है। फर्स्ट वन इज द स्पाइनल पोस्चर एंड सेकेंड वन इज द ग्लोबल बॉडी पोस्चरल डेविएशंस। और एक दूसरे से सबका कोरिलेशन आपको स्टेब्लिश करना है, मींस आपको काइनेटिक चेन भी इसकी देखनी है। तो अगर हम बात करें स्पाइनल पोस्चर्स, एल्डरली पीपल्स में कितने तरह के पोस्चरल डेविएशंस हो सकते हैं, मे बी समटाइम्स ये तो बेसिकली या तो स्ट्रक्चरल होगा, नॉन स्ट्रक्चरल, या आप सेनाइल की जो बात कर रहे हो। बट ये जो चेंजेस होंगे फॉर एग्जांपल काइफोटिक और काइफोस्कोलियोटिक, लार्डोटिक, स्कोलियोसिस, फिर आप एफएचपी की बात करते हो, फॉरवर्ड हेड पोस्चर विथ क्रेनियल रोटेशन, विदाउट क्रेनियल रोटेशन। तो दीज आर द स्पाइनल पोस्चर्स। अब अगर आप ग्लोबल बॉडी पोस्चरल डेविएशंस की बात करोगे तो क्या हो सकता है, नी के ऊपर भी कुछ पोस्चरल डेविएशंस हो सकते हैं, हिप पे हो सकते हैं, फुट पे हो सकते हैं, पेल्विस पे हो सकते हैं। तो मतलब ये आपको ग्लोबल बॉडी पोस्चरल डेविएशंस को भी ध्यान में रखना है। समटाइम्स योर फॉरवर्ड हेड पोस्चर्स कैन लीड्स thoracic kyphosis, protruded shoulder, it can lead hip flexor tightness or contracture, knee flexion deformity। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि योर FHP इज ड्यू टू जो इसका चेन है वो नी से स्टार्ट होके ऊपर गया। तो हमें क्या करना है, इसे फाइंड आउट करनी है जितनी पोस्चरल डेविएशंस है, क्योंकि पोस्चर कोई बीमारी नहीं है, स्पेशली स्पाइनल, ये बहुत सारी बीमारी की वजह से भी हो सकती है। समटाइम ये मरीज की एक हैबिट भी हो सकती है। तो पोस्चर्स का जो एनालिसिस है वो आपको बहुत अच्छे से करना है। जैसे मैं इसमें हम लोग बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, बट मैं कुछ एग्जांपल्स आपको जरूर देना चाहूंगा कि अगर आपकी FHP है, एक सिंपल सा एग्जांपल है, फॉरवर्ड हेड पोस्चर ही है, तो आपको पता है कि इससे आपके शोल्डर की भी प्रॉब्लम्स हो सकती है, इवन आपकी TMJ की भी प्रॉब्लम्स हो सकती है। जो नई रिसर्चेज हैं वो क्या कह रही हैं कि आपकी स्लीप भी डिस्टर्ब हो सकती है, स्लीप पैटर्न, ब्रीदिंग पैटर्न्स के अंदर भी चेंजेस होंगे। इवन एक और भी नया रिसर्च है वो क्या कह रहा है कि आपकी GI की भी प्रॉब्लम्स हो सकती है। मतलब FHP इसके कंसिक्वेंसेस कैन लीड्स। कैसे, अगर FHP है तो आपका बेसिकली जो TMJ या स्टैटोमेटोजेनेटिक सिस्टम्स की जो आप बात करोगे वो इम्पेयर्ड होगा, प्रॉपर फूड को च्यू नहीं कर पाओगे, वो डिफरेंट एंजाइम के साथ मिक्स नहीं होगा, जिसकी वजह से इनडाइजेशंस या और भी बहुत सारी एब्जॉर्प्शंस की प्रॉब्लम्स हो सकती है।
तो आपको इसे को रिलेट करना है कि कहीं ऐसा तो नहीं, मान लिया कि FHP के साथ साथ प्रोट्रूडेड शोल्डर और उसका क्या हुआ कि इंड्योरेंस कम है, कहीं ऐसा तो नहीं इसकी वजह से कार्डियो रिस्पिरेटरी इन्वॉल्वमेंट या इम्पेयरमेंट्स की बात हो रही है। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। आप सारे लोगों को पता है किस तरह से पोस्चर को आप एनालाइज करोगे। तो मींस स्पाइनल पोस्चर, देन ग्लोबल बॉडी पोस्चरल डेविएशंस, और इन सारे के को रिलेशंस आपको जरूर इस्टेब्लिश करने होंगे ड्यूरिंग इवैल्यूएशन। बेसिकली हम होम विजिट के लिए जाएंगे या होम केयर में, तो आपके पास बहुत सारी इक्विपमेंट नहीं होंगे, बहुत सारे टूल नहीं होंगे, तो हम इसको कैसे कर सकते हैं? नाउअडेज वेरियस टाइप्स ऑफ मोबाइल एप्स इज अवेलेबल। तो इसके लिए आप डिफरेंट एप्स को ले लो, डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट्स को ले लो, कोई एक गोल्ड स्टैंडर्ड टूल ले लो, या कंप्यूटर डिजिटाइजिंग सॉफ्टवेयर, कैमरा, तो कोई आप टूल्स की भी रिलायबिलिटी वैलिडिटी को आप इस्टेब्लिश कर सकते हो, स्पेशली ये सारे पॉपुलेशंस के अंदर। तो हमने बात कर ली गेट, पोस्चर, ग्लोबल बॉडी पोस्चरल डेविएशन। नेक्स्ट वन इज हम बात करते हैं बिल्ट की, जो ओल्डर पॉपुलेशन है उसकी बिल्ट मींस फिजिक की बात करोगे, या एक्टोमार्फिक, मीजोमार्फिक, इंडोमार्फिक। तो जो हम बात कर रहे हैं बिल्ड की, कभी कभी ऐसा भी होगा कि बहुत ज्यादा ओबीज है, ओवरवेट है, अंडरवेट है, तो पहले जब आ रहा है तो इसे देख के हमें पता चल सकता है मे बी सफरिंग फ्रॉम सम मेटाबॉलिक सिंड्रोम और अंडरवेट है, तो मे बी सम क्रोनिक इलनेस इन द फॉर्म ऑफ क्रोनिक इन्फेक्शन और सम कैंसरस डिसऑर्डर्स। तो उसके हिसाब से भी हमें अपनी स्ट्रेटेजी प्लान करने में आसानी हो सकती है। तो बिल्ड आर फिजिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साथ साथ अब जब वो मरीज चल के आएगा, वॉक करके आएगा, तो हम उसके फेशियल एक्सप्रेशंस को भी पढ़ते हैं, है ना, डिफरेंट स्टेप में, या जब वेट ले रहा है किस तरह का उसका फेशियल एक्सप्रेशंस है, या ऐसे तो नहीं आ रहा है उसके साथ में जो केयर गिवर या केयर टेकर के साथ आ रहा है उसके साथ इरिटेट होके आ रहा है, खुश होके आ रहा है। मींस जो मूड है ना वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा इवैल्यूएशंस के अंदर। बेसिकली ऑब्जर्वेशंस के अंदर इतनी सारी चीजों को आपको देखना है। अब क्या करोगे? ऑब्जर्व भी आपने कर लिया, अब मरीज आया तो मे बी हैविंग मल्टीपल प्रॉब्लम्स, मल्टीपल इम्पेयरमेंट्स, तो आपको पार्ट वाइज करना होगा। या आप चेक कर रहे हो इम्पेयर्ड पोस्चर्स के लिए, इम्पेयर्ड मसल परफॉर्मेंस के लिए, तो उसके हिसाब से हमें प्लान करने होंगे कैसे इवेल्युएट करना। जैसे आप बात करते हो ना कि उस एक पर्टिकुलर फॉर एग्जांपल इफ यू आर मोर फोकसिंग ऑन शोल्डर प्रॉब्लम या अपर लिम एडियल प्रॉब्लम और नी प्रॉब्लम और स्पाइन प्रॉब्लम्स, तो उस पे आप क्या करोगे? पहले इंस्पेक्ट भी करते हो उस पर्टिकुलर एरियाज को, लोकल एरियाज को। तो उसकी बात हम लोग नहीं करते हैं, हम सबको पता है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हम उसको डिस्कस करेंगे। तो मैं यहाँ पे इंस्पेक्शंस को स्किप कर रहा हूँ, पाल्पेशंस को स्किप कर रहा हूँ। पाल्पेशंस अकॉर्डिंग टू द नीड्स, स्टैटिक पाल्पेशन, डायनामिक पाल्पेशंस, जो भी जिस स्ट्रक्चर्स को आप पेन के लिए, टेंडरनेस के लिए अगर पाल्पेट कर रहे हो तो हमें डिफरेंशिएशंस आना चाहिए। अच्छा, पाल्पेशंस में भी कुछ कीज हैं, जैसे आप अगर नी लोकोमोटर डिसेबिलिटी ड्यू टू डीजनरेटिव ऑस्टियोआर्थराइटिस, इट मे बी डीजनरेटिव और एनी अदर क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी आर्थ्रोपैथी। तो जब आप पाल्पेट करोगे ना तो आपको सरफेस एनाटॉमी की नॉलेज बड़ी अच्छी होनी चाहिए। मींस वी शुड एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन टेंडन एंड नर्व्स, है ना, या फिर जो ज्वाइंट लाइंस है उसके अलावा जो और अदर स्ट्रक्चर है, सम बर्सा, सम बहुत सारे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स होंगे, तो वो वी आर एबल टू डिटेक्ट दिस टेंडरनेस इज ड्यू टू सॉफ्ट टिश्यू प्रॉब्लम्स और बोनी प्रॉब्लम्स और अदर टिश्यू प्रॉब्लम्स और रेडिएटिंग और रेफर्ड पेन। तो जब आप क्लिनिकली को रिलेट करोगे तो उससे आपको आसानी हो सकती है बहुत सारी चीजों के लिए। तो पाल्पेशंस को मैं स्किप कर रहा हूं। अब हम लोग यहाँ पे फोकस करेंगे मूवमेंट्स के ऊपर, रेंज ऑफ मोशंस की जो एनालिसिस होगी। तो ये भी अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द पेशेंट्स और अकॉर्डिंग टू द जनरल स्टेटस ऑफ द पेशेंट्स, उसके अकॉर्डिंग आप प्लान करके रेंज ऑफ मोशंस को असेस करोगे। तो जब भी हम रेंज ऑफ मोशन जिस भी ज्वाइंट्स को टारगेट कर रहे हो, या कभी कभी हम एक फंक्शनल स्क्रीनिंग कर लेते हैं। तो फंक्शनल स्क्रीनिंग जैसे आपने क्या कहा
कि अपर लिम्स के लिए आप पेशेंट्स को क्या कहते हो कि ट्राई टू टच द बैक ऑफ नेक विथ योर पाम, या फिर ट्राई टू टच द अपोजिट स्कैपुलर इंफीरियर एंगल्स, ठीक है। तो इससे आपके अपर लिम्ब की फंक्शनल स्टेट, मतलब अभी ये करंटली क्विक स्क्रीनिंग आप करोगे, इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अच्छा इसका करने की जरूरत है या नहीं जरूरत है, या समटाइम सब्जेक्टिव फाइंडिंग्स में जो इम्पेयरमेंट्स मिले उसके हिसाब से। फिर दूसरा क्या होगा कि आप क्या करते हो कि अगर एडल्ट है बंदा, यंग है, तो हम स्क्वाट करा लिए पहले स्क्रीनिंग, लेकिन इसमें आपको दिक्कत हो सकती है, या हील वॉक, टो वॉक में भी प्रॉब्लम होगी जो आप फंक्शनल स्क्रीनिंग करोगे। तो ये डिपेंड करेगा रेंज ऑफ मोशंस कौन कौन से आपको करने हैं, तो ये सारा हमें पता है। तो रेंज ऑफ मोशंस जब हम टारगेट करेंगे, तो रेंज ऑफ मोशंस के लिए पहले आपको एक्टिव, पासिव, resisted, if necessary, if required, go with accessory motions, क्योंकि जो आपका accessory motions है इसका भी बहुत बड़ा रोल है। तो एक्टिव ये बहुत अच्छे टूल्स हैं, यानी अगर हम वो एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स की बात करें कि ये जॉइंट्स के अंदर की है, जॉइंट्स के बाहर की है, या और कहीं की है, तो अगर हमें रेंज ऑफ मोशन एनालिसिस साथ साथ accessory motions एंड फील, कैप्सुलर पैटर्न्स, इतनी चीजें पता है, तो हम मस्कुलो स्केलेटल प्रॉब्लम्स जो है हम उसे बड़े आसानी से डायग्नोज कर सकते हैं। तो बेसिकली ये हमें पता होगा रेंज ऑफ मोशंस आप कैसे चेक करोगे। तो पहले एक्टिव आपको चेक करना है, इसके लिए आप गोनियोमीटर या बहुत सारी चीजें यूज करते हो, लेकिन मैं आपको एडवाइस करूंगा कि अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा है तो यू आर एबल टू मेजर द रेंज ऑफ मोशन विथ विजुअल एस्टिमेशन, मींस अप्रॉक्स 0 to 10, या यू कैन यूज योर मोबाइल फोन, है ना। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलायबल एंड वैलिड एप्स आर अवेलेबल टू मेजर द रेंज ऑफ मोशन फॉर सर्वाइकल, फॉर एल्बो, और फॉर डिफरेंट जॉइंट्स। वी कैन कंडक्ट आल्सो सम स्टडीज ऑन, जहां पे आपका पर्पस खत्म होगा वहां पे आपको काम करना बंद कर देना। तो बेसिकली एक्टिव रेंज ऑफ मोशन से आपको बहुत सारी चीजें पता चल जाएंगी। एक्टिव रेंज ऑफ मोशंस में हमें कोशिश ये करना है जिस वाले रेंज में पेन है पेशेंट को, उसको सबसे ज्यादा लास्ट में चेक करना है। एक्टिव रेंज से बेसिकली हम क्वांटिटी ऑफ द मोमेंट, या फिर आप बात करते हो कि कोई अदर इसके अंदर कुछ ऐसा भी हो सकता है कि सम ट्रिक मोमेंट्स, या कि कहाँ पे प्रॉब्लम्स हो सकती है पेन की वजह से नहीं, या न्यूरल प्रॉब्लम। तो मींस एक्टिव रेंज ऑफ मोशंस आप चेक करोगे। एक्टिव में मोर फोकस ऑन फंक्शनल रेंज। नेक्स्ट वन इज द PROM, पैसिव रेंज। सेम पैटर्न फॉलो करना है, जिसमें पेन ज्यादा है उसको बाद में करना है। पैसिव रेंज एक्टिव से ज्यादा होगा, और इसके जो कंपोनेंट्स हैं, जो अलग कंपोनेंट्स हैं, उसको भी ध्यान में रखना, क्योंकि जब आप पैसिव चेक करोगे तो एंड फील आप जरूर चेक करोगे। अलग अलग टाइप्स की एंड फील मिल सकती है, इससे आप जो टिश्यू के अंदर के जो स्ट्रक्चर्स हैं जॉइंट्स के, उसके बारे में हम जानकारी ले सकते हैं। क्योंकि जो मैकेनिकल चेंजेस भी होंगे, एज रिलेटेड मैकेनिकल चेंजेस, यानी लिगामेंट्स पे, या जो स्ट्रेस स्ट्रेन की बात करोगे, जो इलास्टिसिटी, जो बायोकेमिकल चेंजेस हो रहे हैं, उसकी वजह से कुछ मैकेनिकल चेंजेस भी होंगे। तो बड़े काशंस के साथ आपको पैसिव रेंज की बात करनी है। जब पैसिव रेंज आप चेक कर लोगे तो एंड फील, कैप्सुलर पैटर्न्स, इससे हम अवेयर हो गए। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द रजिस्टर्ड। तो रजिस्टर्ड रेंज ऑफ मोशन ये आपका बड़ा अच्छा टूल है। मतलब आप जब MMT करते हो तो रजिस्टर्ड रेंज ऑफ मोशन चेक करते हो डिफरेंट ग्रेड्स के लिए। इसके अलावा समटाइम्स अगर कुछ न्यूरल प्रॉब्लम्स है तब भी आप कहते हो हाँ इतने ग्रेड में हो सकता है। या और दूसरा जो आपका मेन पर्पज होगा जीरियाट्रिक्स पीपल्स में रजिस्टर्ड मोमेंट्स के लिए, वो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी लीजन, पैथोलॉजी, डिजीज जो आपकी मस्कुलोटेंडिनस यूनिट में है उसको आइडेंटिफाई करना है। मस्कुलोटेंडिनस यूनिट मतलब ओल्डर पॉपुलेशन मोस्ट प्रोबेबली सफरिंग फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेंडिनोपैथी, है ना। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जो मस्कुलोटेंडिनस यूनिट है उसके बीच में कोई पैथोलॉजी तो नहीं हो रही है। फ्रॉम तीनों पेरियास्टियल जंक्शन टू मस्कुलोटेंडिनस जंक्शंस, मसल्स बेली, प्रॉक्सिमल टू डिस्टल्स।
तो आपको इसको भी आइडेंटिफाई करने की जरूरत हो सकती है। बाकी मसल स्ट्रेंथ या जो मस्कुलर फिटनेस के कंपोनेंट्स हैं उसको भी आप उसकी एबिलिटी के हिसाब से चेक करोगे। मसल टाइटनेस हमें बहुत ध्यान से चेक करना है, क्योंकि ओल्डर पॉपुलेशंस के अंदर जो इनकी फ्लेक्सिबिलिटी होगी वो थोड़ा सा अलग होती है ना। फ्लेक्सिबिलिटी वैसे भी कम हो सकती है। फ्लेक्सिबिलिटी का कोई इम्पैक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये हमें फाइंड आउट करना है। वी शुड टेक मोर प्रिकॉशन। जब हम कोई टू जॉइंट मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी को चेक करेंगे तो इसको ज्यादा ध्यान में रखना है। और किसी भी जॉइंट्स का रेंज ऑफ मोशन जब हम चेक करते हैं, कोई मसल्स एक से ज्यादा जॉइंट्स को क्रॉस कर रही है तो उसके रेंज को भी बड़े प्रिकॉशंस के साथ चेक करना है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा एक्टिव इनसफिशिएंसी या पैसिव इनसफिशिएंसी की बात करते हैं। फिर आप बात करोगे स्पेशल टेस्ट की, मतलब पर्टिकुलर एरियाज में, जैसे ओल्डर पॉपुलेशन में बी सफरिंग फ्रॉम इम्पिंजमेंट शोल्डर्स और रोटेटर कफ डिजीज और कफ डिस्ट्रक्टिव आर्थ्रोपैथी या सम बैक पेन प्रॉब्लम, रेडिकुलर पेन, रेडिकुलोपैथी, तो हम लोग अलग अलग स्पेशल टेस्ट करते हैं। तो स्पेशल टेस्ट के लिए हमेशा हमें ध्यान में रखना है कि अगर जरूरत होगी तभी हम स्पेशल टेस्ट का यूज करेंगे, और उसमें भी मोस्ट रिलायबल, वैलिड, स्पेसिफिक एंड सेंसिटिव टेस्ट, उसी को आपको यूज करना है। और टेस्ट जो भी होंगे, दो तरह के टेस्ट होते हैं बेसिकली। हम एक कह सकते हैं कि एक पेन प्रोकिंग टेस्ट होगा या सिम्टम प्रोकिंग, दूसरा सिम्टम रिलीविंग। तो हमें कोशिश करना है कि फर्स्ट यूज द सिम्टम रिलीविंग टेस्ट। तो जब भी आप कोई स्पेशल टेस्ट करोगे तो इन छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखना है। मरीज की पोजीशन, आपकी पोजीशन, कौन कौन से कंपोनेंट्स ऐड करोगे, कैसे उसको हमें इंटरप्रिटेट करना है। क्योंकि टेस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या हो सकता है, ट्रू पॉजिटिव, फॉल्स पॉजिटिव, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अच्छा, जो स्पेशल टेस्ट हैं, जितने स्पेशल टेस्ट हैं, majority of special test for neuromusculoskeletal disorders designed for young people, जैसे bicipital tendinopathy, rotator cuff disease, लेकिन इस एज में फ्रेल पेशेंट में या एल्डरली पीपल्स में क्या है, इसके बारे में भी हमें थोड़ा सा रिसर्चेस के ऊपर काम करना है। तो ये स्पेशल टेस्ट, फंक्शनल डायग्नोसिस, इसके अकॉर्डिंग हम लोग बना लेंगे। हम लोगों ने फंक्शनल डायग्नोसिस पे लास्ट क्लास में काफी डिस्कस किया था। नेक्स्ट वन इज द न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशंस, जो आप स्क्रीन करोगे न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशंस में। तो बेसिकली मोर फोकस ऑन सेंसरी मोटर एग्जामिनेशंस, या फिर जो डिफरेंट कंपोनेंट है सेंसरीज में, बेसिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंसेशंस, या फिर मोटर्स में आप बात करोगे जो मसल टोन, मसल पावर या रिफ्लेक्सेस। तो हमेशा ध्यान में रखना है कि वेरिएशंस मिलेगा, वेरिएबिलिटी मिलेगी ड्यू टू एज रिलेटेड चेंजेस, क्योंकि एज रिलेटेड चेंजेस इन सारी जगहों पे हो चुके हैं। हो सकता है कि आप जैसे DTR की बात करते हो, डीप टेंडन रिफ्लेक्स, इसके अंदर जो चेंजेस होंगे, मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या कहते हैं कि हाइपर रिफ्लेक्सिया, हाइपो रिफ्लेक्सिया, या जो भी चीजें हैं, तो दूसरे वाले सिम्टम से भी हमें कोरिलेट करने की जरूरत होगी। तो हमेशा ध्यान में रखना है कि रिफ्लेक्स इज अ वेरी सेंसिटिव इंडिकेटर्स। कभी कभी कुछ पता नहीं चल रहा है, या कभी कभी कुछ चेंजेस बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो इट नीड्स क्लिनिकल कोरिलेशन। तो ओल्ड एज के अंदर जो रिफ्लेक्सेस हैं उसके ऊपर भी फर्क पड़ सकता है। इवन सेंसरी सिस्टम्स के अंदर जो सेंसरी चेंजेस है, जो सेंसेशंस है, इसके अंदर भी आपका जो पेन परसेप्शंस है उसके अंदर भी चेंजेस आ सकते हैं। तो न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशंस आपको करना है। अगर कोई स्पेसिफिक न्यूरोलॉजिकल डिजीज और इलनेस और सिंड्रोम के साथ साथ है तो उसके अकॉर्डिंग भी आपको करना होगा। सेम फॉर कार्डियो रिस्पिरेटरी एग्जामिनेशंस, यहाँ पे भी हम लोगों ने पढ़ा है जो चेस्ट ऑस्कल्टेशन, चेस्ट एक्सपेंशन, चेस्ट एक्सकर्शन। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा भी आप और भी बहुत सारे इवेल्युएशंस कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज फिजिकल असेसमेंट अबाउट द स्पेशल सेंसेस एग्जामिनेशंस। विजन की हम लोग बात करते हैं, हियरिंग की, वेस्टिबुलर सिस्टम्स की। तो विजन्स के लिए भी आप बहुत सारे टेस्ट करते हो ना, इसे पेन लेके इधर देखो ये है, या फिर विजुअल डिसऑर्डर। मोस्ट ऑफ द विजुअल डिसऑर्डर
most of the time associated with some neurological problems, like जैसे आप क्या कहते हो कि हेमोनाइमस हेमिएनापिया या sometime squint, sometime other problem, or sometime your patients complaining for blood visions or some other thing. तो try to correlate the symptoms जब हम examine करेंगे. या most of the neural symptoms or most of the stroke syndrome symptoms associated with some visual deficits. जैसे क्या होता है ना कि किसी ने पूछा कि पोंटाइन हेमरेज है, क्या चेंजेस हो रहा है, क्लाउडेज सिंड्रोम, वेबर सिंड्रोम, सारडाल हेड फिनोमेना, या फिर इसमें जो पेरिफेरल विजन्स, एक्यूविटी या फिर डेप्थ ऑफ परसेप्शंस, इन सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना होगा. हियरिंग को भी आप एनालाइज कर सकते हो, असेस कर सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं. वेस्टिबुलर सिस्टम्स के ऊपर भी आपको ध्यान देना है. नेक्स्ट वन इज द साइको सोशल असेसमेंट. जब हम सब्जेक्टिव फाइंडिंग्स लेंगे उसी बीच आपको बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स या साइंस मरीज के होंगे जिससे हम प्रिडिक्ट पहले ही कर लेंगे. यू कैन यूज डिफरेंट स्केल फॉर साइको सोशल असेसमेंट. नेक्स्ट वन इज इन्वायरमेंटल एग्जामिनेशन. फॉर इन्वायरमेंटल एग्जामिनेशंस हम बहुत सारे स्किल्स इसके लिए दिए हैं, या होम सेफ्टी असेसमेंट चेकलिस्ट अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट पॉपुलेशन, डिफरेंट कल्चर अवेलेबल है, उसके हिसाब से आप स्क्रीन कर सकते हो. नेक्स्ट थिंग्स फंक्शनल असेसमेंट. फंक्शनल असेसमेंट में बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है. फंक्शनल असेसमेंट जो आप फंक्शनल स्क्रीनिंग करोगे अलग अलग एडीएल के लिए अलग अलग. फॉर एग्जाम्पल, अगर योर पेशेंट इज अनेबल टू abduct द आर्म और अनेबल टू abduct द शोल्डर, अनेबल टू फ्लेक्स द एल्बो, तो उसे क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, फीडिंग में या बहुत सारी एक्टिविटीज के अंदर प्रॉब्लम्स आएगी. तो जो हम लोगों ने फंक्शनल स्क्रीनिंग, या आप एक रूल ऑफ थंब बना सकते हो ना कि पहले इस कंपोनेंट्स को हम चेक कर लें, अगर ये कर लेगा तो ये वाली एक्टिविटीज हो सकती है. जैसे मैंने कहा कि अगर कोई भी बंदा जो अपर लिम्स, जो आप अपने पाम से नेक पे अगर टच कर ले रहा है या अपोजिट स्कैपुला को स्क्रैच कर ले रहा है, तो इसका मतलब वो अपर लिम के फंक्शंस को परफॉर्म कर सकता है. इसी तरह से स्क्वैट या हील वॉक, टो वॉक. बाकी आप लोगों ने बहुत सारी स्केल पढ़ी है एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग के लिए, जैसे ये टग, बीबीएस, एफईएस, बार्थेल इंडेक्स, पोमा, 6 मिनट वॉक टेस्ट. बट एक पॉइंट इसमें हमें ध्यान में रखना होगा कि ये क्या सारी स्केल हमारे पॉपुलेशंस के लिए रिलायबल वैलिड हैं या नहीं है. क्योंकि हम जो भी स्केल यूज करते हैं इसके हिंदी वर्जन या डिफरेंट वर्जन्स तो यूज करते हैं, बट दिस पर्टिकुलर पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर कॉन्टेक्चुअल फैक्टर्स, तो इस पे भी हमें स्केल्स जितने हैं उस पे भी काम करने की जरूरत है. क्योंकि स्केल जो है ये सब्जेक्टिव आउटकम मेजर्स है, और वी शुड मोर फोकस और वी शुड मोर इन्वेंट अबाउट द ऑब्जेक्टिव आउटकम मेजर्स, है ना. तो ये सारे कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क है, बट मेजॉरिटी ऑफ केसेस में हम यही यूज करते हैं. नेक्स्ट वन इज फॉल असेसमेंट की बात करेंगे. फॉल असेसमेंट के डिफरेंट फैक्टर्स, बायोमेडिकल फैक्टर, फिजियोलॉजिकल, फंक्शनल, इटियोलॉजिकल. तो असेसमेंट ऑफ फॉल ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है. फॉल के बहुत सारे कॉजेज हैं. जो बंदा ओल्डर एज में जो गिरते हैं उसके बहुत सारे कॉजेटिव फैक्टर्स हो सकते हैं. साथ साथ हम उसको प्रिवेंट भी कर सकते हैं या कुछ प्रोटेक्टिव गियर भी यूज कर सकते हैं जिससे बोन पे या बाकी हेड पे और ज्यादा प्रॉब्लम्स ना आए. पॉस्चरल कंट्रोल थ्योरी आप लोगों ने पढ़ा है, इस पे बहुत ज्यादा हमें डिस्कस करना नहीं है. नेक्स्ट वन इज फॉल असेसमेंट. इसके लिए भी बहुत सारी स्केल्स हैं, या हम उस स्केल का यूज कर सकते हैं. नंबर ऑफ फॉल, ऑनसेट, इन्वायरमेंटल फैक्टर, एक्टिविटीज एट द टाइम ऑफ फॉल, प्रेजेंस ऑफ डिजीनेस, वर्टाइगो, करंट एंड पास्ट मेडिकेशंस, डायरेक्शंस ऑफ फॉल्स, है ना. तो अच्छा, ये जो फॉल्स है तो इट मे बी ड्यू टू एज रिलेटेड चेंजेस, sometime it may be due to some disease, illness or syndrome, and sometime it may be due to trauma.
तो इसमें जो फाल है ना, हमें ट्राई टू, स्पेशली व्हेन यू आर डीलिंग विथ मस्कुलोस्केलेटल पेशेंट, मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर केसेस, तो आपको जैसे ओल्डर पॉपुलेशन पे नेक फीमर या फिर आप इस काइफोटिक पोस्चर्स है, इट मे बी ड्यू टू सेनाइल ऑस्टियोपोरोसिस। सेनाइल ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर क्या हो सकता है, वर्टिब्रा का कंप्रेसिव फ्रैक्चर्स हो सकता है। तो जो ये फॉल्स है, इसके कॉजेटिव फैक्टर मैकेनिज्म्स आइडेंटिफाई करके आप किस तरह के फ्रैक्चर्स होंगे या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, हम बहुत सारी चीजों को डिटेक्ट कर सकते हैं, जो कि सब्जेक्टिव फाइंडिंग्स की हम बात करते हैं। साथ साथ यहाँ पे आप डिजीनेस, वर्टाइगो, करंट एंड पास्ट मेडिकेशन, क्योंकि बहुत सारी ऐसी मेडिसिन है, हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि उसका ऑनसेट ऑफ एक्शंस एंड एडवर्स रिएक्शन, बीइंग अ फिजिकल थेरेपिस्ट, हमें उसको जानना बहुत जरूरी होगा। जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम योर ओल्डर पीपल्स यूजिंग द एंटी कन्वल्सिव ड्रग्स, एंड एंटी कन्वल्सिव ड्रग्स मीन्स इन द फॉर्म ऑफ maybe pregabalin or gabapentin, which can leads dizziness, giddiness, तो उससे भी थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। तो फॉल हिस्ट्री, इसको आप कोई वैलिड रिलायबल स्केल के थ्रू आप असेस कर सकते हो, या आप खुद भी डेवलप कर सकते हो। कोई फॉल टूल किट्स हम बना सकते हैं, या एप्स के थ्रू भी बहुत सारे एप्स भी हम डेवलप कर सकते हैं इसके लिए। साथ साथ फॉल असेसमेंट जब हम करेंगे तो इटियोलॉजिकल असेसमेंट की बात आप करते हो, सेंसरी इफेक्टर, सेंट्रल प्रोसेसिंग, इसमें कहाँ पे प्रॉब्लम है, कौन सी वजह हो सकती है, तो आप ये देख सकते हो बहुत सारी रीजंस, बहुत सारे पॉजिटिव फैक्टर्स हो सकते हैं फॉल के, और फॉल की वजह से जो दिक्कत होगी मरीज को, मे बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेड इंजरीज, और यू कैन से दैट सेरेब्रल कॉन्कशंस, और fractures or ligaments injuries और muscle contusions, साथ साथ स्ट्रेन, स्प्रेन, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी। तो बेसिकली उन सारे का जो इम्पैक्ट आएगा वो क्वालिटी ऑफ लाइफ के ऊपर ही आएगा, है ना, मोबिलिटी के ऊपर आएगा। तो मोबिलिटी, अभी जैसे एक रिसर्च ने क्या कहा, इफ यू आर डीलिंग विथ फ्रेल एल्डरली, है ना, मतलब 80 साल के बाद का बंदा है, ड्यू टू एनी कॉज या ड्यू टू कोई ऐसा फ्रैक्चर के बाद आप उसे रेस्ट के लिए डाल दोगे, अगर वो 3 से 4 दिन तक रेस्ट पे रहा, तो जब आप उसे इवेल्युएट करोगे 3 से 4 दिन के बाद, तो एटलीस्ट कोई ना कोई एक एडीएल में उसके डेफिसिट्स मिल सकती है, एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग वो शायद ना कर पाए, या उसको दिक्कत हो रही हो सिर्फ ड्यू टू बेड रेस्ट। इतनी तेजी के साथ जो फंक्शंस हैं वो डिक्लाइन होंगे बेसिकली इन केस ऑफ बेड रेस्ट। तो फॉल असेसमेंट। नेक्स्ट वन इज द डॉक्यूमेंटेशंस की हम बात करेंगे, जो भी हम लोगों ने इवेल्युएट किया। साथ साथ एक हमें फिजियोथेरेपी प्रोग्रेस नोट्स बनाना है, मोबिलिटी ट्रांसफर प्लान, इंडिविजुअलाइज एक्सरसाइज प्रोग्राम। अब इसमें जो हमने असेस कर लिया, इसका डॉक्यूमेंटेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। मींस या तो आप एक सोप नोट्स बनाओगे या फिर प्रोग्रेस नोट्स बनाओगे। साथ साथ कौन कौन से आउटकम मेजर या क्या क्या चीजें कब कब मेजर करना है उसका भी प्लान करेंगे। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके बाद फॉल असेसमेंट के बाद और कुछ चीजें आपको स्क्रीन करनी पड़ सकती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो मेडिकल रिकॉर्ड ऑफ द पेशेंट्स, वेरियस मेडिकल रिकॉर्ड नाउ अ डेज, अभी ऐसा क्या हो सकता है कि उसके सारे मेडिकल रिकॉर्ड उसके मोबाइल में भी ही हो, तो आप पहले ही उसे शेयर करके जो बाकी चीजें हैं उसे देख सकते हो। तो मे बी जो आपका पेशेंट है मे बी हैविंग मल्टीपल लेबोरेटरी रिपोर्ट्स, मल्टीपल इमेजिंग स्टडीज, मल्टीपल इलेक्ट्रोडायग्नोस्टिक टेस्ट, तो उसके भी क्लिनिकल कोरिलेशंस की जरूरत होगी। कभी कभी जो उसके सिम्टम्स है, साइंस है, जैसे ऐसा भी हो सकता है डीजनरेटिव चेंजेस बहुत ज्यादा है और किसी बंदे ने कह दिया कि नहीं ये इसी वजह से है, तो उसे क्लिनिकली कोरिलेट। जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम जो डिजीनेस, गिड्डीनेस या फॉल हो रहा है, कुछ लोगों ने कह दिया कि ये सर्वाइकल, ये दिख रहा है एक्सरे में, ये सर्वाइकल की वजह से, बट मे बी ड्यू टू विजन प्रॉब्लम, हियरिंग प्रॉब्लम्स, या मे बी ड्यू टू सम सीएनएस प्रॉब्लम, और सम टाइम it may be due to some flexibility, strength or endurance problems। तो ये जो क्लिनिको रेडियोलॉजिकल कोरिलेशंस है, या फिर हम लैब वाली टेस्ट की बात करेंगे, इसे भी कोरिलेट करने की जरूरत होगी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स
जो इसमें चेंजेस होंगे, चेंजेस बहुत ज्यादा हैं, बट आपके पेशेंट्स के अकॉर्डिंग कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं हो सकती है। तो एक रिलेशंस यहाँ पे भी स्टेब्लिश करना होगा। जब बेसिकली आप नी के एक्सरे को देखोगे एसोसिएटेड विथ ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ द नी, तो आपको ध्यान में रखना है थोड़ा सा अपनी बेसिक नॉलेज कि भाई ये पेन तो अपर एंड ऑफ द टीबिया या मीडियल साइड शो कर रहा है, तो ये तो डीजनरेटेड चेंजेस है, तो जॉइंट लाइन टेंडरनेस, बट यहाँ पे इसमें टेंडरनेस मिल रही है, एक्सरे में तो नहीं दिख रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये स्ट्रेस फ्रैक्चर है, जो कि इनिशियली इट इज नॉट विजिबल इन एक्सरे। अगर उसको आपको देखना होगा तो बोर्ड स्कैन या फिर एमआरआई या फिर सीटी स्कैन की हम लोग बात करते हैं। इसी तरह से जो रेडिकुलोपैथी वाले फीचर्स होंगे या जो स्पाइनल प्रॉब्लम्स है, उसकी भी फाइंडिंग्स को कोरिलेट करना है, रेड फ्लैग को कोरिलेट करने की जरूरत करनी है, आइडेंटिफाई करने की जरूरत करनी। तो हमें थोड़ा सा ये भी आप लोग जरूर पढ़ेंगे कि इफेक्ट ऑफ एज रिलेटेड चेंजेस and their clinico-radiological correlation and different imaging or lab or electro। आप एनसीबी की बात करते हो, एनसीबी नर्व कंडक्शन वेलोसिटी, तो जो इम्पल्सेज हैं उसके ऊपर भी चेंजेस आते हैं एज के साथ साथ, आपने कहा, तो इसे भी हमें ध्यान में रखने होंगे। तो कुछ चीजें असेसमेंट में आपको जरूर जब आप रिव्यू करोगे तो इसके बारे में, अच्छा कुछ और पैरामीटर्स हमें पता होना चाहिए, जैसे लेबोरेटरी में हीमोग्लोबिन, या आप बात करते हो टीसीडीसी की, एसआर, सीआरपी, सीपीके, है ना, जो इसके चेंजेस हो सकता है कि ये जो या हाइपर यूरेसीमिया वाली आप बात करते हो सकता है जो वैल्यू हो इस एज में नॉर्मल हो, या ये चेंजेस है बट उसका इम्पैक्ट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इफ योर पेशेंट सफरिंग फ्रॉम हाइपर यूरेसीमिया, उसका जो यूरिक एसिड लेवल है बहुत बड़ा है, अब आप जा रहे हो, आप कह रहे हो कि नहीं आप मोबिलिटी आपको करना है, आपको फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेस में भी उसके दर्द और ज्यादा बढ़ सकते हैं। तो इस कुछ पॉइंट्स को हमें ध्यान में, बाई12 विटामिन B12 की आप बात करते हो, इसको भी आपको ध्यान में रख, कैल्शियम, विटामिन डी, आप ऑस्टियोपोरोसिस वाले से डील करोगे, है ना, ऑस्टियोपोरोटिक पेशेंट, तो ऑस्टियोपोरोसिस जो है उसमें बहुत सारी तरह की एक्सरसाइजेस या बहुत सारे तरह के इन्वेस्टिगेशंस आप कराओगे। बेसिकली उससे भी हमें जो भी उसके अंदर टेस्ट है उसे भी आपको ध्यान में रखना। जैसे आप बात करते हो ना कि जो लेबोरेटरी टेस्ट हैं, कैल्शियम, आपने सीरम कैल्शियम विच इज द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स और विटामिन डी, और साथ साथ अल्कलाइन फास्फेटेस, तो आप क्या कहते हो कि भाई अगर कैल्शियम कम हो गया या बढ़ गया या नॉर्मल है, फिर भी जो आपका विटामिन डी का लेवल है कम है, या फिर अल्कलाइन फास्फेटेस शूट अप कर गया, तो ये प्रॉब्लम बोन की ही है। तो ऐसा भी हो सकता है लिवर की भी हो, अदर कैंसरस प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। तो ये हमें थोड़ा सा क्लिनिको रेडियोलॉजिकल कोरिलेशन, लेबोरेटरी फाइंडिंग्स के कोरिलेशंस हमें थोड़ा सा आना चाहिए। हेलो, हाँ जी सर। हाँ मैम, आई थिंक आज के लिए हमें बस किया जाए, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में मैम हम लोग कवर करेंगे जो हाँ पैलेटिक एंड होलिस्टिक अप्रोचेस। अब इसमें हमें थोड़ा सा ये डिस्कस कर लेना होगा, कुछ क्वेश्चंस आप लोग के जो हो इससे रिलेटेड हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सर आपका एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा था, तो मेरी तरफ से तो कोई डाउट्स नहीं है। नहीं मैम, मैं बहुत रिसर्च आइडियाज भी दिए हमें इन बिटवीन। मैम मेरे हिसाब से हम सारे लोग ये कंटिन्यूअस लर्निंग प्रोसेस है, और मुझे लगता है कि हमें बेसिक कंसेप्ट हमारे क्लियर होंगे और उसी से हमारी जो रिसर्च की तरफ हम लेके जाएंगे। क्योंकि आज मैम ये जो असेसमेंट है ये थोड़ा सा बड़ा लेंदी प्रोसेस है, मैंने इसे बस कंक्लूड मैंने किया है, बहुत सारी चीजें मैंने इसमें स्किप की हैं। तो एनी क्वेश्चंस? डॉक्टर नेक्स्ट वन इज डॉक्टर अपूर्वा, आई थिंक अपूर्वा श्रीवास्तव। यस सर, आई जॉइंड अ बिट लेट, आप क्लास ले रहे थे इसलिए मैंने बीच में इंटरप्ट नहीं किया। अच्छा, ठीक है ना मैम, तो बस किया जाए। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर।